हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दत्तरवाल और आज हम शुरुआत कर रहे होंगे क्लास 12th फिजिक्स की कंप्लीट मेगा शॉर्ट्स। इसके अंदर यार जो हर एक आपका चैप्टर है मैं 3 से 5-6 घंटे के अंदर कवर कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा है। इसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी A to Z हम देख रहे होंगे। चाहे आप वो बच्चे हो जो कि पुराना 12th का बच्चा है जिसका बोर्ड एग्जाम शिफ्ट हो गया और उसे चैप्टर कवर करने हैं जल्दी, चाहे आप वो बच्चे हो जो नया है जिसे एकदम स्क्रैच से पूरा एंड तक पढ़ना है, चाहे आप वो बच्चे हो जो कि यार नोट्स चाहता है। नोट्स भी यार आपको साथ में इस वीडियो के दौरान नीचे मिल रहे होंगे, उन्हीं नोट्स को हम रेफर कर रहे होंगे। प्रिंटेड नोट्स हैं। काफी बार बच्चे एनसीईआरटी की यार किताब देख के वो नीली बुक देख के बोर हो जाते हैं, उसी को काफी इंटरेस्टिंग वे में यार यहाँ पे बताया गया है। और एक चीज का यार ध्यान रखें, चींटी को मारने के लिए है ना बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते। उसी प्रकार से अगर ये जो चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आईआईटी के केस में ये 20 से 22 घंटे पढ़ाया जाता है, पर जब हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं तो उसका काफी कम घंटा लगेगा, 4 से 5 घंटे। और मेरे को यार 6 साल हो गए हैं, लाखों बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जा चुके हैं और इन नोट्स के अलावा एक शब्द भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है मैक्स टू मैक्स वो आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होनी चाहिए इसके अलावा। और इसमें भी मैंने काफी सारे आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स लेक्चर के अंदर करा रहा हूंगा। अब यार काफी और किताबें भी हैं मार्केट में, जैसे कि चाहे एसएल अरोड़ा हो गई, प्रदीप हो गई, और ये किताबें बहुत अच्छी हैं, पर ये बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाता है 100 नंबर लाने के लिए। आपको मात्र 100 लाने, सिर्फ एनसीईआरटी करें। और इसका फायदा एक ये होगा, बच्चा जब 12th में आता है तो बड़ा उसमें जोश होता है कि यार मैं ना सारी मोटी मोटी किताब एकदम डेप्थ में जाके पढ़ता हूं। पर जनाब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जैसे ही आपका 3rd 4th चैप्टर आता है, उन्हीं बच्चों का जो जोश होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, प्लस रिवीजन करना जरूरी है, प्लस आप में से काफियों के एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे, तो वहां पे आपके दिक्कत आनी फेस होगी। इसलिए प्रिसाइज पढ़े, स्ट्रैटेजी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। 100 नंबर वो बच्चा लाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर जिसके 5 से 6 मिनिमम रिवीजन हो चुके हों अपने सिलेबस के। आप में से हर एक बच्चा एक बार अपना सिलेबस पढ़ चुका होगा। जो 6 बार रिवाइज करेगा वो 100 नंबर लेके आ रहा होगा, और 6 बार आप एक मोटी किताब को रिवाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली आप यूट्यूब पे भी अगर देख रहे हैं तो ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए आपको ये नहीं देखना कि सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, आप उससे डेप्थ में जा रहे होगे, पर उसकी जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा, काफी बार जैसे हम हैं, ठीक है, तो टीचर्स कभी कभी आपको कुछ चीजें, 2 चीजें फालतू बताएंगे जो आपका हो सकता है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चा सोचता है अरे वाह टीचर ने 2 चीज एक्स्ट्रा बताई, शायद इन्हें बहुत, तो मैं एडवांस की 2 चीजें आपको बता दूं। पर उससे आपका समय बर्बाद हो रहा होगा, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी निकालनी है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड सब हम कवर कर रहे होंगे। साथ में फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और मेरे को यार लगभग 7 साल हो गए कॉलेज के, पास आउट भी कर लिया, मेरा इंडिया में हाईएस्ट पैकेज था। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनमें ये ज़्यादा प्लेसमेंट के दौरान भी काम नहीं आती, ठीक है, एक बार कॉलेज एडमिशन हो जाता है, पैसा कमाओगे तब भी काम नहीं आएंगी। प्लस फिजिक्स यार आपको हेल्प करता है आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें समझने में। जैसे कि आपके यार बिजली जहाँ पे प्रोड्यूस होती है एक डैम से, वहाँ से आपके घर तक कैसे पहुँच रही होती है, आपके एक बिल्डिंग के आगे जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, रेलवे स्टेशन पे जो बड़े बड़े वो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनका क्या रोल होता है, आपके घर में जो आप दिवाली के अंदर ये बल्ब लगाते हैं इतनी सारी सीरीज के अंदर, वो कनेक्शंस कैसे बन रहे होते हैं, जो गैस की जगह आज के दिन में इलेक्ट्रिक स्टोव लगाते हैं उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आज के दिन जो ट्रेल है आपकी, जो मैग्नेटिक ट्रेन होती है वो कैसे काम कर रहा होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म है वो किस प्रकार से चल रहा होता है। और बहुत आपके यार जब हम ईएमआई और एसी चैप्टर पढ़ रहे होंगे आप देखेंगे अरे वाह यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो किस प्रकार से चार्ज हो रही होती है, किस प्रकार से डिस्चार्ज हो रही होती है, हर एक चीज़ को हम देख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। फिजिक्स को यार आपको ऐसे समझना है कि ठीक है इसमें एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, पर इससे मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज भी हो रही होगी। तो जितने भी चैप्टर हैं यार इन्हें मल्टीपल पार्ट्स में हम अपलोड कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो 2 घंटे से ऊपर जा रहा होता है तो फिर एक बार में बच्चा उतना पढ़ नहीं पा रहा होता, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम जो मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आपके चार्जेस होंगे, फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हम डाइपोल के बारे में पढ़ रहे होंगे, उनकी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को हम देख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फिर बचा हुआ जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर गॉस लॉ वाली चीजें आ रही होंगी, साथ में अब आपके एमसीक्यूज आते हैं और असर्शन रीजनिंग भी आती है। तो एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग की मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ एक अलग क्वेश्चन बैंक से, और वो आखिरी चैप्टर के पार्ट में होगी, कोई भी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें, क्योंकि काफी बार असर्शन रीजनिंग या फिर एमसीक्यू में आपका पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, तो पता चला पार्ट 1 में इतना भी मैंने पढ़ाया नहीं कि उसको एमसीक्यू करा सकूं। तो जैसे ही एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके आखिर में एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग भी होगी, तो अब आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्लस न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो रही होगी। तो पहला शब्द यार जो हमारा आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा शब्द इस चैप्टर में आएगा एनसीईआरटी में चार्ज। इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको एक चैप्टर ओवरव्यू देना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे यार, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
सिमिलरली प्रिंसिपल, ये पिछले 8-10 सालों से पूछे ही नहीं गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ना मेथड्स पूछा गया है। आप नीचे और आओगे तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी नहीं पूछा गया। तो भैया क्या इन्हें पढ़े नहीं? पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। अगर आप वो बच्चे और यार जो कि जस्ट 1 महीना बचा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप सीधा यार कूलम्स लॉ से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की बेसिक चीज़ें, चार्ज क्या होता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पता है, प्लस कूलम लॉ आपका है। सिमिलरली मैंने हर एक चीज़ न्यूमेरिकल्स आपके मेंशन कर रखे हैं, और वही चीज़ यार बोर्ड में ना रिपीट बहुत होती हैं। आप अगर एक नए बच्चे हो तो ऊपर के जितने भी फंडे हैं वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। मैं आप चाहता हूं कि आपके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी जागे, कुछ सवाल जागे, और उन सवाल का आप उत्तर कर पाओ। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पूरे ब्रह्मांड को एक बार इमेजिन करो, ठीक है? तो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स किस चीज़ से बना होता है यार? हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, हमारे मीटियोर्स होते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं, और उन्हें मैं एक तरह से मैटर कह सकता हूँ। अब मैटर की है ना यार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और बेसिक को यार हम कभी कभी इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक, जिनसे पूछा नहीं जाता, सवाल नहीं किया जाता कि ये क्यों है। जैसे कि मास, मैटर है, हर मैटर का यार कुछ वजन होता है। सिमिलरली हर मैटर के ऊपर कुछ चार्ज होता है। अब मास तो आप सभी लोगों को पता है, और तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। हमें क्लास 11 में बताते थे कि जो मास होता है ये क्या है? ये कांस्टेंट होता है, पर ये बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है? मास इज नेवर कांस्टेंट। जैसे कि हम जो एक छोटा सा क्वेश्चन करते थे कि यार मान लो एक डब्बा है जो कि 5 किलो का है, और इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो हम क्या एक अजम्पशन लेते थे कि यार वजन तो जो 5 किलो है वो उतना ही रहेगा। आप आगे पढ़ रहे होगे, इस चैप्टर में नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है ये। यहां पे c क्या होता है यार? c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v यहां पे क्या है? v है ये वेलोसिटी ऑफ दिस डब्बा, तो ये हो गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली m0 मेरा क्या हो गया? m0 मेरा हो गया मास एट रेस्ट। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 20 और 3 × 10⁸ है, इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक तरह से 1 माइनस, ये चीज तो एक तरह से 0 ही हो जाएगी, सो 1 माइनस 0, तो एक तरह से मेरा m इज इक्वल टू m0 ही रह गया। तो इसलिए जितना भी हमने मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे ये जो v होता था ये बहुत छोटा होता था, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, तो हमारा मास हमें कांस्टेंट दिखता था। पर मान लो कि मैं एक ऐसा सिनेरियो ले लेता हूं जहां के अंदर यही जो मेरा डब्बा है ये c वेलोसिटी से जा रहा है, 5 किलो का डब्बा है, बट लाइट की स्पीड से मैंने फेंक दिया इसको। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखोगे जो मेरा m है दैट विल बी m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर की जगह c स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा c स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 1 माइनस 1 0 हो गया, विच इज बेसिकली m0 अपॉन नीचे एक बहुत छोटी सी वैल्यू विच इज बेसिकली इन्फिनिटी। ये 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, समझ रहे हो ना, वरना तो नॉट डिफाइंड हो जाता, इन्फिनिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब ये 5 किलो का नहीं रहा? तो मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि जो मास होता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता। अब मान लो यार जैसे ये पेन है 100 ग्राम का, इसको मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट से फेंकूंगा, ठीक है, तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाना चाहिए थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली यार अगर आप देखोगे तो पहली बात तो इसे स्पीड ऑफ लाइट से फेंकने के लिए एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि हम दे नहीं सकते, तो ये स्पीड ऑफ लाइट भी अटेन नहीं कर पा रहा होगा। और जिस फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया है आपका m इज इक्वल टू m0 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर, ये यार पुराने जमाने का है, ठीक है। और आप जब कॉलेज में जाओगे, जब आप रिलेटिव मास पढ़ रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि यार मास जो होता है वो असली में चेंज नहीं करता। पर अभी तक जब जो 12th की आपके पास नॉलेज है, कोई आपसे पूछे, क्योंकि हम न्यूटन के फंडे ही सीख रहे हैं अभी 11th-12th के अंदर, तो आप बोल सकते हो हाँ थियोरेटिकली अगर मैं ये पेन लूँ और इसको मैं फेंकूँ तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा। आप कॉलेज में जाएंगे और आपके फिजिक्स होगी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मास या रिलेटिवली नहीं बदल रहा होता है। तो बेसिकली जैसे केमिस्ट्री में पहले कुछ गलत थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद 4 चैप्टर बाद पता चलता है असली थ्योरी क्या थी, उसी प्रकार से अभी भी आप ये जो मास है हम इसको बोलेंगे कि यार ये वेरिएबल होता रहता है, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो है चार्ज। और चार्ज ही हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर के अंदर। अब चार्ज के बारे में समझते हैं क्या होता है। कोई भी यार आपने एलिमेंट ले लिया पीरियोडिक टेबल का, क्या मैं बोल सकता हूँ वो होता क्या है? बेसिकली एक एटम होता है जिसके अंदर तो यार यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद अगर बात करें तो आपकी कुछ रिंग्स होती हैं, जैसे कि ये पहली रिंग हो गई, फिर ये आपकी दूसरी रिंग हो गई, और इनके अंदर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
फिर हमारा सेकंड ऑर्बिट है, उसमें मैक्स हमारे कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैंने एक रैंडम कुछ भी बना दिया। अब आप में से सारे लोग यार 11th में पढ़ चुके हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक तरह से आपके नेगेटिव चार्ज हो गए। और जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। पहला क्या मिलता है, प्रोटॉन्स, भारी भारी व्यक्ति हैं ये। दूसरा क्या मिलता है आपको, आपके न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अब जब भी यार मैं चार्ज बोलता हूं, चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला है आपका नेगेटिव और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव। अब एक एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये आपके हो गए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं आप काउंट करें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इधर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो रहे होंगे। क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, न्यूट्रल एटम है मेरा, तो प्रोटॉन्स भी मेरे 8 हो रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूं मेरे 8 प्रोटॉन्स हैं। मैंने कहा ओके। अब ये मेरी एक न्यूट्रल बॉडी हो गई। क्या हो गया, ये न्यूट्रल स्टेज हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक केस लेता हूं जहां पे मैं कहता हूं कि मान लो कहीं बाहर दूसरे सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया और इस ऑर्बिट में आके बैठ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं 8 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 की जगह हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 8। तो अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं यार जरिए क्या हो गया, अब दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अब ये सिस्टम नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखा है। सिमिलरली पॉजिटिवली चार्ज भी होता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है क्या, हाँ जी होता है। पॉजिटिवली चार्ज के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन्स नहीं बढ़ते हैं। होता क्या है, आपने यार काफी बार सुना होगा, या फिर अगर आपने 11th की केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी है तो उसके अंदर क्या है कि आपने मान लो, या फिर इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा हम कर रहे होंगे, आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी आई और उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक जो था, मान लो ये जो 8th इलेक्ट्रॉन था, ये मेरा एक्साइट होकर ऑर्बिट छोड़ के भाग गया। अब जैसे ही एक्साइट होकर ऑर्बिट छोड़ के भागा तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हो गए, वो हो गए मेरे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो तो मेरे जनाब अभी भी 8 ही हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिवली अब ये थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। तो यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, जिसमें आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहां पे समझ में आ गया है। तो अब यहां पे यार जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द जो है यार वो अपने आप में दो शब्दों से बना है। जैसे कि पहला है इसमें इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस हो गया आपका, एंड सिमिलरली स्टैटिक का मतलब क्या है कि जब वो रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पे यार जो आप चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं और जो चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के अंदर जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इन्हें पार्ट बोलते हैं। सिमिलरली जो आपका चैप्टर 3 है जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब चार्जेस आपके बिजली भाग रही है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं उसके अंदर, तो वो डायनामिक का पार्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बस आपके नॉलेज के लिए, कोई आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं, तो चैप्टर 3 हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसके बाद आपका EMI हो गया, AC हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हमें समझ में आ गया। अब चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज को यार या तो आप स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो बड़े q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हैं चार्जेस। जैसे यार हमने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होता था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला प्लैनेट हो गया जिसका मास m1 है, ये दूसरा प्लैनेट हो गया जिसका मास m2 है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस r होता था और इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स आ जाता था g m1 m2 बटा r², राइट। सिमिलरली इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। अब आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं कि मान लो आपके पास एक चार्ज है और इस चार्ज के इस बॉडी के ऊपर कुछ Q1 चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर कुछ Q2 चार्ज है। अब जब मैं Q1 चार्ज बोलता हूं यार,
तो Q1 आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती है। मतलब Q1 एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे Q1 इनके बीच में भी यार जनाब कुछ डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो कुछ फोर्सेस होते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी जनाब जान रहे होंगे। ठीक है, अब चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है यार, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। भैया अब ये वैल्यू कहां से आई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19? तो एक यार मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट था जिसने कहा ओके एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। तो उसने स्प्रे की कुछ ऑयल ड्रॉप्स। तो जैसे ये ऑयल ड्रॉप यार इसने स्प्रे करी, इसके ऊपर कुछ एक्सरे मारी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मारी, उसके बाद कुछ उसने तांत्रिक वाले काम किए, आपको ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। पॉइंट बीइंग जो ऑयल ड्रॉप्स थी उनके ऊपर जो चार्ज आया था, वो जो चार्ज था ये मल्टीपल था 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम का। मतलब ये वाली जो टर्म थी इसको किसी n के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका टर्म आ रहा था। तो उन्होंने यार कंक्लूड करा ओके सबसे छोटा जो चार्ज है मे बी वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना काफी। इन केस किसी को कोई डाउट आ रहा हो कि कहां से ये चीज आई। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यार आपकी हम कवर करते हैं। पहला है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज को हम है ना मेल मानेंगे विच इज राहुल, और इस चैप्टर में नेगेटिव चार्ज को हम नेहा मानेंगे। तो इससे आगे जो हमारे काफी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, उसमें काफी सहायता हो रही होगी जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर जनाब आपके लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों राहुल हो गए, तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। पर मान लो एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, उल्टे ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, प्रेम हो रहा होगा। अब यार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जब हम पढ़ रहे थे, अट्रैक्शन हमारा हो चुका है। दूसरा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि मान लो जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम, -3 कूलम, तो टोटल कितना चार्ज हुआ? तो बस ऐड कर दो इन सबको। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +10 +5 -3 -2, ये 3 कट जाएंगे, आपका 10 कूलम आपका उत्तर बच गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे मैंने आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बताया, Q मतलब कितना चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं कुछ Q चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका कुछ मल्टीपल ही होगा। तो यहां पे n तो आपका क्या हो जाता है जनाब, ये हो जाता है आपका इंटीजर, और E आपका क्या हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। अब यार ये जो मैं कूलम इतनी देर से लिख रहा हूं, आप में से काफी बच्चों के डाउट आ सकता है भैया ये क्या है, ये कितना होता है ये। मैंने कहा देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर हमने अभी बात करी 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम होता है। क्या मैं बोल सकता हूं एक कूलम विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, सॉरी 9 कूलम उस तरफ रह गया। अब मैं इसको जब ऊपर लेके जा रहा हूंगा तो क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे ये 6.25 आ गया, ये -19 ऊपर गया, 10 की पावर 18 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं एक साथ लेके आऊंगा तो उनके अंदर जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 कूलम आपको दिखा कितना बड़ा चार्ज होता है। तो इसलिए जब भी आप यार कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो हमेशा आपको वो इस प्रकार से देंगे कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज है वो आपको कूलम में नहीं देंगे, वो हमेशा आपको माइक्रो कूलम में देंगे, क्योंकि 1 कूलम तो अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। तो माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलता है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, तो उसका मतलब क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम चार्ज है उस बॉडी के ऊपर। आई होप ये चीजें हमें समझ में बेसिक आ भी रही होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है यार कि ये इनवेरिएबल होता है। मतलब जैसे हमने मास के बारे में बात करी थी, तो मास को अगर आप जैसे ही वेलोसिटी दे रहे थे, तो हमने अभी डिस्कवर किया था कि उसकी वैल्यू बदल जाती थी, वो 5 किलो से भारी हो जाता था जैसे अगर मैं उसे स्पीड ऑफ लाइट दे रहा था, इनफाइनाइट वजन का हो रहा था। पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। रेस्ट पे अगर इस बॉडी के ऊपर Q चार्ज है तो आप इसे कोई भी वेलोसिटी दे दें वो चार्ज Q ही रहेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब भैया ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड बोले तो इंसुलेटेड।
इंसुलेटेड बोले तो कि यार जैसे कि अगर मैं वैक्यूम, प्लास्टिक को आप समझते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर आपने सारे पढ़ रखे हैं, सिमिलरली वैक्यूम भी एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसके बारे में हम डिटेल में डेप्थ में जा भी रहे होंगे। इंसुलेटेड का मतलब यार आपका चार्ज कहीं बाहर एस्केप ना कर पाए। जैसे आपको काफी बार आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो बोलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। गाड़ी के अंदर क्यों? क्योंकि गाड़ी बाहर से तो मेटालिक होती है पर अंदर से इंसुलेटेड होती है, तो अगर बिजली गिरी भी तो आप एक इंसुलेटेड चार्ज जो है बिजली का वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। तो एक इंसुलेटेड, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम बनाया और इसके अंदर मेरा 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये 5 माइक्रोकूलम ही रहेगा, ना इसको आप बढ़ा सकते ना कम कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये चीज हमें समझ में आ रही है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं यार मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज। भैया मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज का मतलब क्या है? कभी कभी यार आपने नोटिस किया है कि जब आप स्वेटर उतारते हो विंटर्स के अंदर तो स्पार्क एकदम से आ जाता है, या फिर आप जैसे कंघी मार रहे होते हो, प्लास्टिक कंघी, ठीक है, और उसके बाद आप छोटे छोटे पेपरों के पास लाओगे तो वो पेपर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। या फिर आपने कभी देखा हो कि आप एकदम से भाग के जाते हो, गेट का लोहे वाला हैंडल पकड़ते हो और आपको स्पार्क पड़ जाता है। या फिर आप किसी गाड़ी के अंदर काफी देर से बैठे हो और फिर आप उस गाड़ी में से जब निकलते हो उसका गेट का हैंडल पकड़ते हो, मेटालिक सरफेस, तो एकदम से स्पार्क आता है। इन सब चीजों के पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजनिंग है, वो हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज के अंदर पढ़ रहे होंगे। अब यार अलग अलग टाइप के ना मटेरियल होते हैं जो कि एक दूसरे से, पहला है आपका चार्जिंग बॉडीज बाय रबिंग स्लैश फ्रिक्शन। मान लो यार हमारे पास दो, और चार्जिंग का मतलब क्या है पहले तो यार आप ये भी समझें, चार्जिंग दो प्रकार की हो सकती है। क्या? एक बॉडी होगी जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी होगी जो कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी जब भी हम फ्रिक्शन कर रहे होंगे। अब काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं यार, जैसे कि मान लो ग्लास हो गया, या फिर हेयर हो गया, या फिर आपके फर हो गए, ठीक है, इसी प्रकार से आपका सिल्क हो गया, उसी प्रकार से आपका पेपर हो गया। इन सभी को जब हम रब करते हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहीं पे आपके कुछ और मटेरियल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, अगर मैं बात करूं रबर की, अगर आप इन्हें रब करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, ग्लास सबसे, यहां पे ये टेबल इस प्रकार से जा रही है तो ग्लास पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, हेयर पे कम, इस पे कम, इस पे और कम, इस पे और कम। सिमिलरली प्लास्टिक के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, रबर पे थोड़ा और आ रहा होगा। तो आई होप ये चीज हमें बेसिक समझ में आ रही है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे मैं लेना चाहूंगा। जब भी हम कंघी कर रहे होते हैं यार, मान लो मैंने एक बॉय बनाया, ठीक है, ये एक बॉय है, ठीक है, और ये इसके सर पे बाल हो गए, और ये मेरी एक प्लास्टिक कंघी हो गई। ध्यान दो मैं बार बार प्लास्टिक कंघी बोल रहा हूँ, मेटालिक कंघी नहीं बोल रहा। अब जैसे ही हम इसके अगेंस्ट रब करते हैं यार, क्या मैं बोल सकता हूँ हेयर क्या है? हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे ही मैं इन दोनों को रब करूंगा एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है फ्रिक्शन की वजह से। कॉम्ब जो है वो प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक पे क्या चढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज, तो मैं बोल सकता हूं इस पे तो यार नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। अब जैसे ही मैं इस कॉम्ब को क्या करता हूं, कुछ छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लाता हूं, मैं कहता हूं कि यार ओके ये रही मेरी कंघी, ठीक है, और ये तो भाई इसके ऊपर कुछ चार्ज चढ़ चुका है, नेगेटिव चार्ज चढ़ चुका है इसके ऊपर, और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ हम पेपर जो छोटे छोटे तोड़ देते हैं। अब इस छोटे पीस ऑफ पेपर को मैं एक बार बड़ा बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसका मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको जैसे ही मैं बड़ा बनाता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ इस प्रकार का छोटा सा पीस ऑफ पेपर था। अब ये अपने आप में एक न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी इन द सेंस मतलब नॉर्मल इसके पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, मतलब न्यूट्रल बॉडी को हम इस प्रकार से डिपिक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे चार्जेस घूम नहीं रहे पर न्यूट्रल बॉडी आपको दिख जाए। अब जैसे ही मैं इस कॉम्ब को इस पेपर के पास लाता हूं, होता क्या है कि यार थोड़ी सी ज्योग्राफी बदल जाती है इन चार्जेस की। क्या मैं बोल सकता हूं ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेहा बुलाती है राहुल को, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाते हैं और जितने भी नेगेटिव हैं वो इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, भैया पॉजिटिव चार्ज क्या, प्रोटॉन्स भाग के आ गए इस तरफ? नहीं नहीं नहीं, प्रोटॉन्स नहीं आए। हुआ क्या, ये नेगेटिव थे और इन नेगेटिव को देख के यहां जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिपेल होके नीचे चले गए। अब जब आपका नेगेटिव नीचे है तो क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर वाला रिलेटिवली पॉजिटिव है? तो इस वजह से ये चीज यार अट्रैक्ट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? अट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये पेपर ऊपर उठ रखा होता है। हमें थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही है, राइट। तो इस प्रकार से जब हम रब करते हैं तो चार्जेस फ्लो करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बताना चाहूंगा। अगर आप मेटालिक ले लोगे कॉम्ब,
तो ये चीज काम नहीं कर रही होगी। किस प्रकार से काम नहीं करेगी? होता क्या है, जैसे ही आप मेटालिक कॉम्ब लेते हो, मान लो ये मेटल का है, तो आपने इसको रब किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ तो गया, पर जैसे ही आप इसे हाथ में पकड़ोगे, अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप में कंडक्टर का काम करती है। जैसे ही हमने हाथ में पकड़ा, ये ह्यूमन बॉडी बना रहा हूं मैं, बस थोड़ी सी गंदी है, ये इसका सर है, ये नीचे इसकी टांगे वांगे हो गई, ये धरती बन गई, ठीक है। होगा क्या, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं ये फ्लो कर जाएंगे इसकी बॉडी में से और अर्थ में चले जाएंगे। चीज समझ में आ रही है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर क्या है? अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देता है, इंसुलेटर होने नहीं देता। कंडक्टर कहता है जाओ आराम से फ्लो करो। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से उठता है, इसके हाथ से टप्पाक अंदर आएगा और चला जाता है, तो इसके अंदर स्टोर ही नहीं हो पाता, तो इसलिए न्यूट्रल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये न्यूट्रल बन जाता है। तो आप मेटालिक कंघी को अगर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। क्या चीज, हमें ये चीज समझ में आ गई? मैंने कहा गुड। सिमिलरली आपकी जो गाड़ी वाला केस है वो भी मैं आपको बताऊं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। या फिर आप एकदम से जो दरवाजे को टच करते हो मेटालिक हैंडल को और एकदम से करंट लगता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि मान लो दिस इज योर कार, ठीक है, दिस इज योर कार, और यहाँ पे आपकी ये चेयर बैठी हुई है और इसके ऊपर ये आप हो। अब मैं बोल सकता हूँ आपने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं मान लो, अब आप अपनी जो पीछे चेयर है उससे रगड़ा खा रहे हो, बार बार रगड़ा खा रहे हो। क्या मैं बोल सकता हूँ आपके इस कपड़े और जो लेदर सीट पीछे है उसके बीच में रगड़ा 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 खेला जा रहा है? तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, आपके कपड़ों के ऊपर चार्ज है, बॉडी में आपकी चार्ज होती है। फिर जैसे ही आप ये जो गेट है इसका, ये जो गेट है इसको खोल रहे होते हैं और खोलते वक्त इसके मेटालिक पार्ट को हम टच करते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा प्रोफेशनल ड्राइंग चाहिए हमें। तो ये मैं मान रहा हूं गेट, ठीक है, और ये है आपका हाथ। अब आपके यहां पे यार है चार्ज, मान लो आपके पॉजिटिव चार्ज चढ़ रखा है, ठीक है, और ये जो गेट है ये है न्यूट्रल। पर क्या मैं बोल सकता हूं ये मेटल का बना हुआ है तो एक तरह से कंडक्टर है। तो जो भी आपका, जैसे ही आप इसके हाथ लगाते हो, आपके हाथ से ये सारा का सारा चार्ज इस तरफ जाता है, इस तरफ निकल जाता है। अब हमेशा ऐसे बोलते हैं यार कि पॉजिटिव चार्ज है, वो जैसे ही आपने टच किया इस तरफ चला गया, बट रियलिटी पता है क्या होती है? रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। असली में हमें पता है यार पॉजिटिव चार्ज तो कुछ होता ही नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो रखे हैं और वो प्रोटॉन्स खुद के इस तरफ चले जाएंगे। होता यह है कि इधर न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल में पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो होगा क्या कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कहेंगे अरे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये टच करेगा ये इसके हाथ के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो करंट लगता है, स्पार्क लगता है। तो ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही ये पॉजिटिव हाथ पास में आता है इसके एकदम से टंक, तो हम जैसे ही कभी कभी पकड़ते हैं टक, एकदम से हमें थोड़ा सा लगता है। वो वाइब हमें समझ में आ गई। आई होप इन गंदे डायग्रामों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आगे अब चल सकते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। थर्ड है यार आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसको इसी के डायग्राम से हम समझ लेते हैं। मान लो शुरुआत में हमारे पास ये मेटालिक स्फेरिकल शेल्स हैं। ये क्या है? मेटालिक स्फेरिकल शेल्स हैं, और इन दोनों ए और बी, इन दोनों के अंदर अभी कोई चार्ज नहीं है, ना इसमें चार्ज है ना बी में कोई चार्ज है। अब मैं इन्हें चार्ज कैसे कर सकता हूं बिना इन्हें टच किए? मैं क्या करूंगा, एक ग्लास रॉड ले आऊंगा। ये रही मेरी ग्लास रॉड। अब ग्लास हमने पढ़ा था ना यार, ग्लास को आप जैसे ही किसी के अगेंस्ट रब करते हो, मान लो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास रॉड, ये रही मेरी ग्लास रॉड, और मैंने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया और इसके अगेंस्ट जैसे ही मैं रब करूंगा तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग डर सकते हैं, भैया धोखा, आपने तो कहा था ग्लास पे भी पॉजिटिव चढ़ेगा और सिल्क पे भी पॉजिटिव चढ़ेगा, तो अब सिल्क पे नेगेटिव कैसे चढ़ रहा है? मैंने कहा ग्लास रिलेटिवली ज्यादा पॉजिटिव है, सिल्क थोड़ा कम है। तो आप ग्लास और सिल्क को ही आपस में रब करोगे तो ग्लास के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव और सिल्क के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। क्या ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर यही वाला इस्तेमाल इन्होंने कर रखा है। आज तक पूछा नहीं गया, पर अब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ग्लास और सिल्क को अगर हमने रगड़ा तो बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा होगा, किसके ऊपर नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये 2-4 आप रट लेना, ठीक है। बाकी ये जो बताए हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, और नहीं पूछे जाएंगे आपसे कभी भी। तो मैंने कहा ओके, तो ये हमारी ग्लास रॉड रही, ये सिल्क हो रही, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब ये जैसे ही मैंने ग्लास रॉड इसके पास आया तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज देख के क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित हो जाएंगे, तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। ए के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे होंगे। अब क्योंकि ए और बी दोनों टच में हैं
तो क्या मैं कह सकता हूं कंडक्टर्स हैं तो चार्ज इधर से उधर जा सकते हैं, तो क्योंकि इधर नेगेटिव ज्यादा हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं बी की दूसरी साइड रिलेटिवली पॉजिटिव ज्यादा हो गई। यस। अब मैं क्या करूंगा, एकदम से ग्लास रॉड को हटा दूंगा। अब जैसे ही मैं हटाऊंगा और साथ में इन दोनों के बीच में ये गैप दे दूंगा। अब जैसे ही ये जो एयर गैप होता है ना यार, एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है। जैसे ही मैंने इन दोनों को, पहले तो टच कर रहे थे ए और बी, अब जैसे ही मैंने एयर गैप दिया तो ये इंसुलेशन का काम कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां जो ये नेगेटिव चार्ज था वो इसी के ऊपर रह गया, और यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो सिर्फ बी के ऊपर ही रह गया। अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ए के अंदर अच्छे से फैल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज बी के अंदर अच्छे से फैल जाएगा। तो शुरुआत में जो ए और बी दोनों अनचार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल थी, वो अब दोनों की दोनों चार्ज बॉडी बन गई है। तो ये हमारा तीसरा तरीका था। आई होप हमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज होती है हमारी यार गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता हुआ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये बता सकते हैं यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये डायग्राम ही देख लेते हैं, ज्यादा सुंदर है। ये ऊपर वाला पार्ट मेटालिक है यार, ब्रास का बना है आपका। सिमिलरली ये अंदर तक जाता है, ठीक है, कंडक्टर है ये पूरा। और ये इधर दो गोल्ड लीफ है जिन्हें मैं शेड कर रहा हूं, जैसे ये गोल्ड लीफ है, ये दूसरी गोल्ड लीफ है। अब इसके पीछे अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, कि मान लो मैं इधर से एक ग्लास रॉड लाया और ग्लास रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा ऐसे यूं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज या तो आप इंडक्शन के माध्यम से कर सकते हो, इंडक्शन बोले तो, या फिर टच करके भी, दोनों में आपको समझा देता हूं। एनसीईआरटी में नहीं समझाया हुआ है, पर आप समझोगे तो आपका यार इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव में जाओ, नहीं तो चाहे आप एनसीईआरटी ही अच्छे समझ रहे हो। अब जैसे इंडक्शन है, मैं ग्लास रॉड को पास में लाया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टच नहीं किया मैंने, ठीक है, टच नहीं किया। अब इस पॉजिटिव को देख के क्या मैं बोल सकता हूं कि यार नेगेटिव जो होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम में ये ब्रास वाला जितना भी पूरा है, ये पूरा एक सिस्टम है, तो नेगेटिव इस तरफ इसके अराउंड इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि भाई राहुल को नेहा से बात करनी है। अब इधर नेगेटिव अगर रिलेटिवली इकट्ठा हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके नीचे वाली साइड में इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। इधर दिख रहा है आपको, इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो दोनों की दोनों आपकी गोल्ड लीफ हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है एंड इसके ऊपर भी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। क्या आपको समझ में आया? ऊपर वाला जो पार्ट था इस पे तो नेगेटिव आ गया, और ये जो नीचे था, क्या मैं बोल सकता हूं ये आपकी पहली लीफ थी, ये आपकी दूसरी लीफ थी, इस पे पॉजिटिव चढ़ जाएगा, इस पे रिलेटिवली पॉजिटिव चढ़ जाएगा। अब क्योंकि दोनों में सेम पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर यार ये रिपेल कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि यार ग्लास रॉड के अंदर कोई चार्ज था। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो ये रिपेल नहीं करते, ये दोनों की दोनों लीफ आपस में एक दूसरे की चिपकी रहती हैं, ये दोनों स्टिक होती हैं। जैसे ही चार्ज आता है देन ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं। क्या हमें ये चीज समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं यार कूलम्स लॉ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है, सीधा 2 या 3 मार्क का पूछ लिया जाता है। और आपको क्या करना है, सीधी की सीधी ये डेफिनेशन रखनी है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड इस चीज को लिखना है। भैया पहले कूलम्स लॉ समझा तो दो, अभी समझाता हूं। क्या आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा था अपना क्लास 11th के अंदर? ग्रेविटेशनल हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा बोल लिए हैं आज। पहले ये लेक्चर लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था, फिर सोचा कि इसको खड़ा करके किया जाए, तो आज गला थोड़ा सा थक चुका है। तो हमने क्या किया था यार, ये मेरा प्लैनेट नंबर m1 हो गया ये मेरी बॉडी नंबर या प्लैनेट नंबर m2 हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस कुछ r होता था, तो हम बोल देते थे फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इक्वल टू g m1 m2 बटा r², राइट। ये हमारा फॉर्मूला निकाला था जी कूलम जी ने। अब इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के अंदर भी इन्होंने अपनी छवि छोड़ रखी है। अब इन्होंने कहा कि मान लो 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है जिसके ऊपर Q1 है, एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो फोर्स जो लग रहा होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन। चार्ज जो होंगे उन्हें आप प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एक तरह से आप देखेंगे तो जनाब क्या मैं बोल सकता हूं, कुछ ऊपर वाली ही कहानी बनती हुई दिख रही है। आपका F है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। अब और क्या चाहिए हमें? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए। तो क्या कर देंगे, मैंने कहा जी इसको तो हटा देंगे और बीच में लगा देंगे k। ये k हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू क्या होती है? इस k की वैल्यू होती है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया वो सब तो ठीक है, 4 जानता हूं, पाई जानता हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिटिविटी क्या है भैया? व्हाट इज परमिटिविटी? मैंने कहा इसको एक छोटा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे को किसी को मारना है, ठीक है, अब यहां आप हो, किसी को मारना है आप, तो आप उसको जैसे ही ऐसे चाटा मारते हो तो हवा में तो एकदम क्लीन लगता है, बहुत अच्छे से आप मार सकते हो। पर वहीं पे मैं आप दोनों को अंडर वाटर भेज दूं, मीडियम बदल दूं, हवा की जगह अब पानी आ गया है, तो क्या हो रहा होगा? आप वही हाथ लाओगे पर अब धीरे धीरे जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं अब चाटा थोड़ा धीरे लग रहा होगा? उसी प्रकार से यार, तब जो आपके चार्जेस होते हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में यहां पर मीडियम क्या है? क्या ये वैक्यूम है, क्या ये एयर है, क्या ये पानी है, या कुछ और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है? वो बहुत महत्व रखता है कि कितना उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही होगी। यहां पे आप ध्यान दें, जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कैन बी अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। इन दोनों के बीच में अगर ये लाइक चार्जेस हुए कि Q1 आपका पॉजिटिव है एंड Q2 आपका पॉजिटिव है, तब तो यार रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे होंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं पे अगर ये पॉजिटिव ना होके नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या हो रहा होगा? तब ये अट्रैक्टिव चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में लग रहे होंगे। आई होप ये बेसिक चीज हमें समझ यहां पे आ रही है। तो अब थोड़ा परमिटिविटी के बारे में और समझ लेते हैं। परमिटिविटी जो होती है यार, इसकी आपकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये आपकी वैक्यूम के अंदर है। परमिटिविटी रट लें 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और ये जनाब आपकी है वैक्यूम के अंदर। अब आप इधर उधर की किताबें पढ़ेंगे तो वो आपको वैक्यूम की तो बताएंगे, साथ में आपको ग्लास की भी बताएंगे, साथ में आपको वाटर की भी बताएंगे, पर आपको इन सब की जरूरत नहीं है, ना आपको इनकी वैल्यू रटने की जरूरत है। अगर पेपर में आएंगी तो आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। अब यार मुझे ये बताओ, वैक्यूम के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर दो चार्जेस हैं तो वैक्यूम के अंदर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मैं फॉर्मूला वापस लिखूं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अब मुझे ये बताओ, अगर वैक्यूम के अंदर फोर्स मेरा मैक्सिमम है तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे ये जो डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए? यस, हाँ जी, होनी चाहिए। वैसे तो परमिटिविटी यार अगर एक्सप्लेन करनी है तो परमिटिविटी क्या होती है? एक मीडियम की डिक्रीज करती है जो चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना प्रभाव पड़ रहा है। पर उस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के अंदर नहीं जाएंगे, सिंपल यार यहाँ पे आप समझें अपने बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि कोई आपसे वहाँ पे परमिटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कह रहा होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको वहाँ पे छापनी होगी। अब यार वैक्यूम के अंदर इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, बाकी और किसी मीडियम के अंदर इसे एप्सिलॉन m बोलते हैं, या फिर आप सीधा सिर्फ E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एप्सिलॉन से बेसिकली। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो कि ये मेरा एक चार्ज था, ये मेरा दूसरा चार्ज था। परमिटिविटी का आप मतलब ये समझो, परमिटिविटी रुकावट पैदा करता है दो चार्जेस के बीच में। तो परमिटिविटी अगर मेरी कम होगी, जैसे वैक्यूम में मेरी मिनिमम होती है, वैक्यूम में मेरी मिनिमम परमिटिविटी होती है, तो फोर्स मेरा मैक्स होगा। परमिटिविटी रुकावट पैदा करता है, गंदा व्यक्ति है वो, दो लोगों को मिलने नहीं दे रहा, राहुल नेहा को मिलने नहीं दे रहा, राहुल को लड़ने भी नहीं दे रहा, ठीक है, फोर्स उनका मैग्नीट्यूड कम करता है। तो परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के अंदर मिनिमम होती है, बाकी और कोई मीडियम है तो उधर हम एप्सिलॉन m से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी एक तरह से आप यूं समझ लो, वैक्यूम है तो हवा है तो आपने अच्छे से थप्पड़ मार दिया, ठीक है, वैसे वैक्यूम हवा सेम चीज नहीं है पर आप रिलेट कर पाओ, और पानी है तो आपको बहुत जोर पड़ रहा है। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार आपका रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इस पे प्रश्न आएगा यार, किस प्रकार से आएगा? मान लो आपको प्रश्न में दे दिया कि ER है जो रिलेटिव परमिटिव है, ये आपकी वैल्यू 3 है, होगा क्या यार? आपको बोल देंगे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और ये बजाय वैक्यूम में रखने के इसको एक ऑयल कंटेनर के अंदर रख दिया, तो जो आपका मीडियम हो गया बीच में क्या हो गया? ऑयल हो गया। और ऑयल का जो परमिटिविटी है वो आपको कुछ EM बता रखी है, और साथ में आपको बता रखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ER = कितना है आपका? 3 के बराबर। अब आपसे पूछ लिया भाई बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा इनके बीच में, अगर इनके बीच में डिस्टेंस आपका R है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? हम बोलेंगे जी कूलम का दोबारा फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है वो? 1/4 पाई
क्या एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा? मैंने कहा नहीं, एप्सिलॉन m लिखूंगा इस बार, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। मैंने कहा ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या है। अब ये मैं EM की वैल्यू कैसे निकालूं? मैंने कहा EM की वैल्यू आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं EM अगर मुझे निकालना है, सो EM इज इक्वल टू नथिंग बट ER, तो यहां पे कितना है 3 है, तो मैंने लिख दिया 3, और ये एप्सिलॉन नॉट उस तरफ जब मैं लेके जाऊंगा तो 3 टाइम्स ऑफ वैक्यूम हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट EM इज नथिंग बट 3 टाइम्स इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो इस प्रकार से अगर जनाब न्यूमेरिकल्स आ रहे हों तो उनको आप टैकल कर पाए। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल्स भी आगे हम अकॉर्डिंगली देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r², वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्ज A एंड B। 2011 का क्वेश्चन है, बहुत सरल है, मैं समझा देता हूं ये क्या कह रहे हैं। तो हमें यार दो सेट ऑफ चार्जेस दे रखे हैं। पहला है A जिसके अंदर 1 माइक्रोकूलम है और एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दूसरा है B जिसके अंदर 1 माइक्रोकूलम दे रखा है और साथ में -3 माइक्रोकूलम दे रखा है। आपको बोला गया है कि बताओ यार इनके स्लोप किस प्रकार के होंगे, किसका स्लोप ज्यादा होगा, A का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या B का ज्यादा होगा। Y एक्सिस में F दे रखा है, इस एक्सिस में 1/r² दे रखा है। अब आई होप कि यार हमें इतना याद होगा कि अगर ये मेरी X एक्सिस होती थी, ये मेरी Y एक्सिस होती थी और कोई भी मैं रैंडम लाइन ऐसे बना देता था, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y = mx + c, जहां पे c क्या होता था, ये वाला कांस्टेंट कितना है, यस। अब सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं तो y की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, f = m, तो मेरे को निकालना ही है, पता नहीं अभी क्या है। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/r², तो बेसिकली m/r² + c। अब यार मुझे एक चीज ये बताओ आप, ये जो m/r² है, f क्या है, बेसिकली दो आपके चार्जेस हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो पहला चार्ज है ये एक तरह से Q1 की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो दूसरा चार्ज है ये Q2 की तरह एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F = नथिंग बट K Q1 Q2 बटा r² होता है। और यहाँ पे मैं m/r² के साथ अगर इसे कंपेयर करूं तो क्या मैं जनाब बोल सकता हूं कि मेरा m = बेसिकली क्या आ गया, m = K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं K तो दोनों सिनेरियोज में कॉमन होगा, बेसिकली स्लोप ऑफ A क्या होगा, वो होगा 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, जो कि बेसिकली 2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ B पेयर क्या होगा, 1 इंटू -3। अब -3 सोच के आप सोचोगे कि यार ये तो -3 का स्लोप आ गया, नहीं, माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पहले वाले सिनेरियो में जो 1 कूलम और 2 कूलम के दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, इनके बीच में रिपल्शन हो रही होगी, और दूसरे केस के अंदर एक पॉजिटिव है और -3 कूलम वाला नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही होगी। तो नेगेटिव साइन यहां पे बस अट्रैक्शन और रिपल्शन बता रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है एज कंपेयर टू 2, तो B का स्लोप तो यार बड़ा होगा और A का स्लोप कम होगा। आई होप आपको स्लोप पता होगा, ये स्लोप क्या होता था, m होता था। m का मतलब क्या होता था, tan थीटा। यहां पे थीटा क्या होता था, थीटा वाज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस, ये थीटा होता था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आपको 2 आई है, इसकी आपकी 3 आई है, इसलिए B का स्लोप ज्यादा है। यही आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था। अब सिमिलरली यार आपको ये PYQ दे रखा है, पर ये PYQ करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आगे पढ़ते हैं। तो अब कवर करेंगे यार हम फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब अभी तक हमने 2 चार्जेस के बारे में बात करी कि एक अगर मेरे पास चार्ज Q1 है और एक मेरे पास चार्ज Q2 है, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r पता है, तो मैं बता सकता हूं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस विल बी नथिंग बट K Q1 Q2 बटा r²। पर तब क्या होगा अगर 2 से ज्यादा चार्ज हुए, कि एक Q3 भी आ गया, एक Q4 भी आ गया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यार हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। अगर आपको क्लास 11th में याद आ रहा होगा तो हम बेसिकली वेक्टर सम करने वाले हैं, वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यार एनसीईआरटी का एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसी को हम रेफर कर लेते हैं। इधर आपको 3 चार्ज बताए गए हैं, ये आपका पहला चार्ज Q1, ये आपका दूसरा चार्ज Q2, ये आपका तीसरा चार्ज Q3, और आपसे पूछा गया है कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1।
अब जब मैं Q1 के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा हूं, आप में से कितने बच्चों को वाइब आ रहा है कि Q1 के ऊपर Q2 जो चार्ज है उसका भी प्रभाव पड़ेगा और जो Q3 चार्ज है इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम में इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले पेयर को देख लेता हूं, Q1 एंड Q2 वाले को। तो अगर आप यहां पे देखोगे दिस इज Q1, दिस इज Q2, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए होता है दो पॉइंट के बीच का, क्या मैं बोल सकता हूं वो R12 है, जैसे इन्होंने लिख रखा। भैया ये R12 का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। R12 जिनको यार वेक्टर्स याद है, इसका मतलब होता है R1 माइनस R2 वेक्टर। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, R1 माइनस R2। क्या मैं एक तरह से बोल सकता हूं R1 इज इक्वल टू R12 प्लस R2। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, इस R2 को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। तो अगर आपको ये याद आ रहा होगा, ये ट्रायंगल लॉ आपका हो गया। ट्रायंगल लॉ किस प्रकार से हो गया, आपका R1 बनाओ, R1 आपका ये रहा, दिखा आपको। सिमिलरली आपका R12 कहां पर है, R12 आपका ये रहा, और आपका R2 कहां पर है, R2 आपका ये रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, ये आपका ट्रायंगल लॉ है। तो आप सबको समझ में आ रहा है हमने इस डिस्टेंस को R12 क्यों लिखा है। अब ये Q2 और Q1 के बीच में जो फोर्स होगा, क्या मैं बोल सकता हूं उसे मैं F12 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और ये जो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। पहले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सेकंड चार्ज की वजह से, राइट। और ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, ठीक है, वेक्टर। सिमिलरली Q1 और Q3 को अगर मैं देखूं तो Q3 की वजह से इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस R13 आपको बता रखा है। क्या मैं बोल सकता हूं टक 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 कुछ इस प्रकार से F13 फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। ये भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये जो F12 है, आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया मुझे क्या पता कि ये Q1 और Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने बाहर की तरफ ही क्यों माना, आपने इसको अंदर की तरफ क्यों नहीं माना। मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फॉर एग्जांपल F12 जब मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार उसमें बेसिकली क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट। अगर मेरा Q1 Q2 एक पॉजिटिव वैल्यू आती है जब मैं दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो जो मेरी F12 की डायरेक्शन ऐसे मैंने बाहर की तरफ ली है, मतलब वो सही है। अगर मेरा Q1 Q2 नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, कि जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं Q1 Q2 और वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे क्या पता चलता है कि यार ये वाली नहीं लेनी है, डायरेक्शन ऑपोजिट वाली लेनी है। चीज समझ में आ गई। तो नेगेटिव चार्ज उस पर्टिकुलर केस में आपको बता रहा होगा जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो अभी यहां पर हमने इसका सीधा वेक्टर ले लिया कि यार ओके, एज्यूमिंग के दोनों पॉजिटिव हैं, आपने F12 आगे की तरफ ले लिया है। सिमिलरली तो इधर मेरा F12 आ गया, इधर मेरा F13 आ गया। अब इन दोनों का यार वेक्टर एडिशन करेंगे, किसका, F12 और F13 का। तो पैरेललोग्राम लो याद होगा आपको, दो वेक्टर होते थे, पट 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 पट, उनका हम Fnet इस प्रकार से निकाल लेते थे। तो ये जो यहाँ पे Fnet है, इस पर्टिकुलर केस में F1 मेरा वो Fnet है। तो हमें चीज समझ में आ गई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैसे लग रहा होता है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आपके चार्ज 3 क्या 5 10 कितने भी हो सकते हैं। मान लो आपका दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2, ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आपका समय नहीं लेंगे। ये आपका एक और चार्ज Q4 हो गया। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ अगर मुझे Q1 के ऊपर निकालना है, किसी के भी ऊपर आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ Q1 पे ही निकालेंगे, आप Q4 पे भी निकाल सकते हो। Q4 पे निकाल के दिखाएं। मान लो मुझे Q4 पे टोटल निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q4 पे पहला फोर्स तो लग गया, फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल ड्यू टू वन पार्टिकल। फिर सिमिलरली थर्ड वाले की वजह से क्या लग रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। फिर सेकंड वाले की वजह से क्या लग रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ इस प्रकार से लगेगा, फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। ये सारी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी हैं। इन तीनों का अब मैं वेक्टर सम कर रहा हूँगा, तो मेरे को Fnet क्या मिल जाएगा, F4 बेसिकली मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल क्या हो जाएगा, दैट विल बी F41 का वेक्टर एडिशन विद F42 का वेक्टर एडिशन विद F43। यही है हमारा यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप हमें ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यार आपका एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। आपके 3 यार इसमें चार्जेस हैं। ये है आपका Q1, ये है आपका Q2 और ये है आपका Q3। और क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि Q1, Q2, Q3 हैं, इन तीनों के ऊपर Q चार्ज है। तो बेसिकली एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी Q चार्ज है, इधर भी Q चार्ज है और इधर भी Q चार्ज है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बीच में सेंट्रॉइड है, इसके ऊपर एक कैपिटल Q चार्ज मैंने रख रखा है।
तो इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा वो जनाब हमें निकालना है। अब मैंने कहा ओके निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले यार मैं यहीं पे आपको थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको बता रखा है कि ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, L लेंथ है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाली लेंथ भी हमारी L लेंथ है। अब ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से मैंने यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो मेरी लेंथ है ये आधी हो गई L/2। एंड सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दिस इज 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो ये जो सेंट्रॉइड से बाइसेक्टर आया है इसकी वजह से दिस एंगल विल बी व्हाट 30 डिग्री। तो अगर अब आप सिर्फ इतने से ट्रायंगल को देखोगे, मैं साइड में दोबारा बना के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर ये वाली साइड L/2 है, इसको मैं हाइपोटेनियस H बोल देता हूँ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये आपका 30 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जनाब cos 30 इज इक्वल टू बेस विच इज नथिंग बट L/2 अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी हाइपोटेनियस इक्वल टू L/2 cos 30। मैं एकदम सारे बेबी स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। L/2 √3/2, ये 2 कट गया तो मेरा H कितना आ गया L/√3। बेसिकली दिस लेंथ केम आउट टू बी L/√3। अब ये वाली लेंथ मुझे क्यों चाहिए थी आप ये समझो, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मेरा स्मॉल क्यू था और यहाँ पर सेंट्रॉइड पे मेरा कैपिटल क्यू बैठा हुआ है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए था क्योंकि मैं तभी तो अपना फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो आप वही आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने अपना L/√3 इधर निकाल लिया है और उसके बाद आपका F1, F2 एंड F3 निकाला गया है। F1, F2, F3 किस प्रकार से निकाला है, इस प्रकार से निकाला है कि जनाब अगर ये मेरा कैपिटल क्यू था, ये यहाँ पे मेरा स्मॉल क्यू था, तो पट 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 इसकी वजह से एक फोर्स इस तरफ लगा होगा। इधर जो मेरा क्यू बैठा है इसकी वजह से पट 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 ऐसे इस तरफ लग रहा होगा मेरा एक फोर्स, और इधर जो मेरा एक क्यू बैठा है इसकी वजह से पट 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 एक नीचे की तरफ लगा होगा। अब यार आप सब बेसिक डायरेक्शन जानते हैं कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम के कैप, राइट। ये हमारा बेसिक चीज़ें जो हमें जूनियर क्लास 11th में बताई गई थी। अब क्या मैं बोल सकता हूँ इसको F1 नाम दे दें कि मान लेट दिस भी, क्योंकि ये अपना फर्स्ट पार्टिकल था इसकी वजह से कुछ F1 लग रहा है। क्या आपको दिख रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप है, तो वही यहाँ पे आपको माइनस जे कैप इधर दिखाई दे रहा है। और ये वाली टर्म कैसे आई, मैंने कहा देखो के क्यू बटा एल स्क्वायर बटा √3, ये जो है ये इस तरफ आया, √3 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका 3, यही आपको टर्म मिल गई। इनफैक्ट आप देखोगे मैग्नीट्यूड आप सबका इन तीनों का बराबर है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है आपका, ठीक है। ये एल स्क्वायर भी इसी में आ रहा होगा, बस आपकी डायरेक्शन जो है वो आपकी डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ माइनस जे कैप आया, इधर साइन 60 प्लस कॉस 60 जे कैप आ रहा होगा, एंड इधर माइनस साइन 60 आई कैप प्लस कॉस 60 जे कैप आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को इन दोनों डायरेक्शंस को निकालने में दिक्कत आ रही हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो एक छोटी सी या तो सेक्शन रख लिया जाएगा इनके लिए, नहीं तो आपका जो वेक्टर्स का बेसिक्स है उसको आप एक बार देख कर आए, ठीक है, कि डायरेक्शन किस प्रकार से लगाई गई है। कुछ नहीं है यार, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, इसी का इस्तेमाल करते हमने यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री एंड कॉस 60 ये सारी चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे जो शब्द है फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है यार, खेत होता है। जिस प्रकार से एक गुंडे का एक इलाका होता है, एक कुत्ते का एक इलाका होता है, एक शेर का एक इलाका होता है, उसी प्रकार से एक चार्ज का भी एक इलाका होता है जहां पे उसकी चलती है, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, जहां पे वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझें कि मान लो कोई भी मैंने रैंडम चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू, इस क्यू की वजह से जितनी दूर तक कोई भी अगर कोई दूसरा मैं छोटा स्मॉल चार्ज लेता हूं या बड़ा लेता हूं उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स किस प्रकार से लग रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं इसके और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस आर रहा होगा, तो थ्योरेटिकली मैं बोल सकता हूं F इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू,
तो जितने रीजन तक, जैसे कि यार अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट रखता हूं, चार्ज की जगह, भूल जाओ एक सेकंड के लिए, मैंने एक मैग्नेट रख दिया, इस मैग्नेट के पास मैं दूसरा मैग्नेट लाऊंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगा रहे होंगे। अब इसको मैं उठा के थोड़ा दूर भी रखूंगा तब भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, थोड़ा कम लगेगा पर अभी भी लगेगा। इसको उठा के अब चाहे मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं, आप कह सकते हो अब ना के बराबर लगेगा पर थियोरेटिकली लग रहा होगा। तो जितनी दूर तक इन्फ्लुएंस रहता है एक चार्ज का किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। तो थियोरेटिकली बोलें तो आप कह सकते हो भैया ये आर तो आप चाहो तो बहुत बड़ी वैल्यू रख दो, बहुत ही बड़ी, लगभग इन्फिनिटी के पास चले जाओ। हाँ, तो थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज का इनफाइनाइट रीजन होता है, पूरा ब्रह्मांड ही हो गया। तो मतलब अर्थ पे एक छोटा सा चार्ज, ठीक है, प्लूटो के ऊपर असर डाल रहा होगा अगर दूसरा एक चार्ज होगा, तो थियोरेटिकली तो नील बटा सन्नाटा है वो, पर हाँ मतलब प्रैक्टिकली तो नील बटा सन्नाटा है, पर थियोरेटिकली हम कह सकते हैं हाँ यार वो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो अच्छी टर्म आती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले उसका क्या मतलब है, ये फील्ड इंटेंसिटी का भाई मतलब क्या होता है, जैसे कि यार सूर्य है, सन है, सन के अगर आप बहुत पास हो तो आप जल जाओगे, क्यों, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी हीट की बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से मरकरी तक जाते हैं थोड़ा ठंडा पड़ता है, अर्थ तक थोड़ा और ठंडा पड़ जाता है, प्लूटो तक तो और ही ठंडा पड़ जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मेन सोर्स से, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, राइट। सेम कुछ वैसा सही फंडा होता है कि यार यहां पर अगर एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और आपसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट P पे बताओ, इस पॉइंट P पे बताओ कितनी इंटेंसिटी है इस चार्ज की वजह से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या कहते हैं भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो R है, और अगर इस पॉइंट P पे मैं 1 यूनिट चार्ज लेके आऊं, कितना, 1 यूनिट, बेसिकली आपने स्मॉल q को 1 यूनिट ले लिया, तो इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा, क्या मैं बोल सकता हूं दैट विल बी नथिंग बट k q, स्मॉल q की जगह 1 बटा r स्क्वायर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने कहा पहले हमारे पास फॉर्मूला था k q बटा आर स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब स्मॉल q की जगह मैंने एक यूनिट चार्ज रख दिया, डिवाइडेड बटा आर स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं इस्तेमाल करूं फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय Q। और फोर्स की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स तो न्यूटन होता है ना, न्यूटन होती है इसकी SI यूनिट, और कूलम की क्या होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये न्यूटन पर कूलम हो गया, और वही यार आपको बता रखा है। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता चल गया। फील्ड मतलब खेत, चार्ज का खेत, चार्ज का थ्योरेटिकली खेत इनफाइनाइट तक हो सकता है, जहां तक उसका प्रभाव पड़े, पूरे यूनिवर्स में वो प्रभाव पड़ा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई कि यार उसे पूछना है कि इस पॉइंट P पे कितना होगा, मान लो, या किसी और भी पॉइंट, इस पॉइंट S पे कितनी इंटेंसिटी है, तो आप बोलोगे यार यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने, मान लो R1 है, तो यहां पे अगर मैं एक 1 यूनिट चार्ज लाऊं तो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इट विल बी नथिंग बट KQ1 बटा R1 का स्क्वायर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्मॉल q की जगह आप एक यूनिट चार्ज लाओगे तो उस बड़े चार्ज की वजह से उस यूनिट चार्ज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां बता रखी है यार, E इज इक्वल टू F बटा Q। ठीक है, SI यूनिट आपकी न्यूटन पर कूलम है, वही सेम जनरल एक्सप्रेशन बताया जो हमने बताया। इधर इन्होंने कैपिटल Q चार्ज ले लिया, इधर स्मॉल q चार्ज ले लिया, बीच में डिस्टेंस r है, तो इस कैपिटल Q की वजह से इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ कैपिटल Q। ठीक है, अब यार कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डजंट डिपेंड ऑन चार्ज Q। चार्ज Q के ऊपर यार डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मान लो ये आपका कैपिटल Q था और इसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो दिस इज द पॉइंट P, आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या है, Q से तो डिवाइड ही हो गया था। तो बेसिकली F आपका क्या निकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया था, बेसिकली Q बटा R स्क्वायर डिवाइडेड बटा Q। तो Q तो कट गए, तो आपका बस KQ बटा R स्क्वायर बचा।
तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल क्यू। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। पॉजिटिव कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड की तरफ डायरेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो एक पॉइंट चार्ज क्या होता है? ये होता है एक पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे? मान लें ये पर्टिकुलर पॉइंट P आपका ये है, क्या मान सकते हैं इसकी यहाँ की दूरी कुछ r डिस्टेंस रही होगी। ग्रेट। तो E मेरा क्या होता था कि यार इस पॉइंट P पे मैं एक 1 यूनिट चार्ज ले आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQ1 बटा दिस r²। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बटा r²। अब ये जो E निकाला है ना यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कल को आप देखोगे, अभी हम थोड़ी देर बाद में पॉइंट चार्ज की जगह रॉड का निकाल रहे होंगे, रिंग का निकाल रहे होंगे, तो उनका फॉर्मूला KQ बटा r² नहीं होता, उनका डिफरेंट फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये KQ बटा r² आ गया। अब मुझे ये बताओ यार कि मान लो इधर मैं कोई रैंडम दूसरा पॉइंट ले आता हूँ, दूसरा मतलब दूसरा कोई चार्ज ले आ लेता हूँ, मैं कुछ Q' ले आया इधर। अब जैसे मैं Q' लाया तो Q' के ऊपर फोर्स कितना पड़ेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू QE लिख सकता हूँ? भैया F इक्वल टू QE कहाँ से लाए आप? मैंने कहा यार E इक्वल टू F बटा Q, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो इससे क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू QE भी हो सकता है, और F इक्वल टू अगर QE हो सकता है, E आपको पता है क्या है? KQ बटा r²। और यहाँ पे Q क्या है? Q मैं बोल सकता हूँ Q' के बराबर है, तो Q' इंटू E। तो एक तरह से आपका F क्या हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ Q' बटा r² हो गया। अब ये यार अगर जो Q' चार्ज है यहाँ पे, अगर इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखोगे, हम 1 यूनिट चार्ज के ऊपर निकाल रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ यार ये Q अगर अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये 1 यूनिट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये जो Q' है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही होगी उसकी अगर डायरेक्शन हम देखें वो आउटवर्ड होगी, रिपेल कर रहे होंगे ये पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे यूं बाहर की तरफ लग रही होगी। चीज समझ में आ रही है? तो इसी स्मॉल पॉइंट को जब हम जूम करके देखते हैं तो क्या मैं यूं बोल सकता हूं ये एक कुछ इस प्रकार का होगा, पॉजिटिव चार्ज Q, और इसमें से रेडियली आउटवर्ड जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जा रही है। क्या जा रही है? रेडियली आउटवर्ड जा रही है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे। सिमिलरली एक अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है? नेगेटिव केस के चार्ज में ये होता है कि भाई मान ले यहाँ पे -Q चार्ज है। अब इस -Q चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मैंने कहा यार यहाँ पे एक 1 यूनिट चार्ज लेके आओ तब पता चलेगा। अब मैंने कहा यार ये नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे? यस। तो जो आपकी ये चाहे r डिस्टेंस दूर होगा आपका, पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ डायरेक्ट हो रखी होगी। चीज समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्ट हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला क्या था? K चार्ज कितना है? -Q इंटू 1 बटा डिस्टेंस क्या है? r²। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज हो रहे होंगे। यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट चार्ज आपने छोटा सा बनाया था, इस पॉइंट चार्ज को जूम करूंगा, पास से देखूंगा, तो एक तरह से अंदर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ इस प्रकार की बना रहे होंगे। क्योंकि यार 1 यूनिट तो मैंने लिख रखा है, मान लो 1 यूनिट की जगह कल को मैं कुछ Q लिख देता, Q', तो आपको समझ में आ रहा है ना वो फोर्स फिर कितना हो जाता? ये K तो इतना ही रहता, -Q इंटू Q' बटा आपका r², और ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो रहे होते। तो इसलिए नेगेटिव के केस में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बनती हैं वो रेडियली इनवर्ड बनती हैं। चीज़ समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ जी ये चीज़। और अभी हम फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस यहाँ पे हम यार रिंग के बारे में ज़्यादा समझ रहे होंगे, ठीक है, कि रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। रिंग, रॉड, ये सब क्या चीज़ें हैं? मैंने कहा यार अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट चार्ज की स्टडी कर ली थी। पॉइंट चार्ज की स्टडी मतलब यार अगर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है और मेरे को किसी भी रैंडम पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहली बात तो मुझे ये डिस्टेंस r पता होना चाहिए, और अगर मुझे ये पता है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या होगी? KQ बटा
आर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया था। वेरी गुड, तो मेरा पॉइंट चार्ज तो डन हो गया। अब और भी बहुत सारी शेप होती हैं यार, जैसे कि एक होती है आपकी रिंग, जो कि आपकी 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आ रखी है। इसी प्रकार से और भी हैं जिनको हम आगे इस चैप्टर में देख रहे होंगे। अब रिंग की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? क्या मैं सेम फॉर्मूला यूज कर लूं? नहीं, आपको अलग डिराइव करना पड़ेगा। कैसे डिराइव करें? मैंने कहा यार पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने ये करा था कि इधर है ना एक 1 यूनिट का चार्ज मान लिया था, ठीक है, 1 यूनिट का चार्ज माना था, और उसके बाद हमने वही F इक्वल टू KQ1Q2/R² वाला कुछ यूज किया था, और इधर K Q और दूसरी जगह 1 रख दिया था, और नीचे R², इस प्रकार से डिराइव हुआ था। इसका कैसे करूं मेरे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा एक छोटी ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो वो ये कि क्या इस रिंग को मैं छोटे छोटे हिस्सों में काट दूं, इतने इतने छोटे हिस्से टिक्कों में काट दूं कि हर एक जो छोटा हिस्सा है वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करे, एक छोटे पॉइंट चार्ज DQ की तरह एक्ट करे। तो इसके पूरे के ऊपर मान लो पूरी रिंग के ऊपर चार्ज अगर Q था, तो क्या मैं बोल सकता हूं हर एक जो छोटा एलिमेंट होगा हमने काटा है उसके ऊपर कुछ चार्ज DQ होगा। और अगर ये वाली दूरी आपको पता है, मान लो कुछ D है, और इस रिंग की रेडियस मान लो A है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपको R भी पता है, एंड दिस R विल बी इक्वल टू नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ A² प्लस D²। अब इस छोटे से DQ की वजह से क्या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट A पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका ऊपर वाला DQ है, ऐसे इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो क्या आपको वाइब आ रही है, यहाँ पर एक और DE जनरेट हो जाएगी, ऐसी सारी की सारी DE जनरेट हो रही होंगी। तो मेरे को एक रास्ता दिख रहा है कि हाँ यार, हर एक अगर छोटे छोटे एलिमेंट का मैंने DE निकाल दिया और उसके बाद ये जितने भी DE बनेंगे इन सब का मैंने एडिशन कर दिया, तो फाइनल मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का शायद एक फॉर्मूला मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये चीज और आगे समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ लग गया होगा, और वो ये है कि हमें पहले पता हो जाना चाहिए कि यार चार्ज डेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? डेंसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप बचपन से पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या होता है यार कि जो भी मास है ना उसको डिवाइड कर दो। किससे? डिपेंड करता है यार किस टाइप की आप शेप ले रहे हैं। जब हम लीनियर डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ऐसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि जैसे सीधा हो गया, रॉड हो गया, या फिर रिंग हो गई। एक रॉड को पकड़ के अगर मैं घुमा दूं तो रिंग बन जाती है, राइट? तो इसको यार हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है? तो अगर इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, तो लैम्डा इज इक्वल टू नथिंग बट m/l। सिमिलरली एरियल आपका डेंसिटी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नथिंग बट जो भी आपका मास है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो मान लो इस डिस्क क्या हो गया यार, तवे की तरह हो गया, इसका मास m है और इसका एरिया कैपिटल A है, तो m/A इज इक्वल टू आपका सिग्मा हो गया। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक के लिए हम रो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉलिड स्फेयर हो गया, सॉलिड कोन हो गया, ठीक है? तो आई होप हमें ये चार्ज डेंसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यार रिंग वाले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। तो मैंने कहा ये मेरी रिंग थी, यस, इसके ऊपर कुछ चार्ज Q था। इसके मैंने जब छोटे छोटे टुकड़े करे, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसके ऊपर क्या मैं बोल सकता हूं इसका कुछ DQ चार्ज रहा होगा। अब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो छोटा सा है इसका कुछ DL लेंथ रहा होगा, DL एलिमेंट लेंथ मैंने बोल दिया। अब ये वाला जो स्मॉल d है ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये रिंग के सेंटर से इस पॉइंट A तक का डिस्टेंस है, ठीक है? पॉइंट A पर एक 1 यूनिट चार्ज मैंने रख रखा है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और उसके लिए हमेशा एक 1 यूनिट चार्ज हम रखते हैं। ये जो रिंग है इसका रेडियस आपको A बता रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो लगभग सारी चीजें ही पता चल गई। तो मैंने कहा ओके, दिस डिस्टेंस इज D, दिस डिस्टेंस इज A, ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं R इस पर्टिकुलर केस में अंडर द रूट ऑफ A² प्लस D² हो गया? मैंने कहा हाँ जी, ये तो कह सकते हैं। तो अब क्या मैं इस छोटे से DQ की वजह से ये जो DE बन रहा है ये निकाल सकता हूं? हाँ जी। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्या मैं बोल सकता हूं K DQ जो कि मेरा चार्ज है डिवाइडेड बटा R²। तो वही हम यहां पे करने वाले होंगे। ये देखो DE मैंने क्या लिख रखा है, K DQ बटा R²। ये पूरा का पूरा चीज क्या है? R² है, ठीक है? क्योंकि ये R मेरा कितना निकल के आया था, अंडर द रूट ऑफ A² बटा
प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यार जो भी मैंने ये डी निकाला है, क्या आपको फील आ रहा है? ये तो सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से था। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट चार्ज एलिमेंट काटे होंगे और इन सभी की वजह से आप देख रहे होंगे एक 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 डी बनेगा। ये यहाँ पर डी बनेगा, इसकी वजह से जो बनेगा ये एक डी बनेगा। एंड इनफैक्ट ये जितनी भी डी बन रहे हैं ये अपने आप में एक गोल चक्कर में बन रहे होंगे, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये 2D नहीं है, ये 3 डायमेंशनल ऐसे ही जा रहे होंगे। मैंने कहा ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डी है इसको अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ दूं तो एक तो एक्स एक्सिस में इसका डी कॉस थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और एक इसका वाई एक्सिस में डी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैंने कहा यार एक्स और वाई एक्सिस में इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूंगा तो ई एक्स मेरा टोटल कितना हो जाएगा, जितने भी डी कॉस थीटा है उन सबका इंटीग्रेशन कर दो, ऐड कर दो, इंटीग्रेशन मतलब सम कर दो उन सबका, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, डी की जो वैल्यू थी वो मैंने यहां से पिक करी और मैंने एज इट इज इधर पुट कर दी। और जो कॉस थीटा था, कॉस थीटा मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये सेम मैंने यहां पे वापस बनाया आपकी सहूलियत के लिए। वेयर दिस डिस्टेंस इज डी, दिस इज ए, तो ये आपका अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉस थीटा को क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉस थीटा को बोल सकता हूँ डी अपॉन हाइपोटेनियस विच इज डी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको जब और सॉल्व किया तो क्या पता चला, ये जो डी क्यू है, डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू डीएल। भैया ये कैसे लिखा, मैंने कहा लैम्डा था आपका मास पर यूनिट लेंथ और डीएल क्या था आपकी छोटी सी लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को जब छोटी सी लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो छोटा सा चार्ज मेरे को मिल रहा होगा। तो मैंने ये जो लैम्डा डीएल है ये आपकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, लैम्डा डीएल, ठीक है। तो अब k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 ये भी कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ आपका dl रह गया। dl क्या था, dl था ये छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया था। अब dl का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया dl का इंटीग्रेशन मतलब इतने जो भी छोटे छोटे पार्ट थे इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे सरकमफ्रेंस ही मिल जाएगी। और जो सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है a, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 पाई a हो गया। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैंने इस इंटीग्रल ऑफ dl की जगह सीधा 2 पाई a लिख दिया है, राइट। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये जो ऑरेंज के अंदर पूरा पार्ट मैंने लिखा है लैम्डा इंटू 2 पाई a, लैम्डा क्या है डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, इनटू मैंने पूरी सरकमफ्रेंस कर दी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तो टोटल चार्ज ही हो गया। तो इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल Q से, सो k डी क्यू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरा x एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम बात कर लेते हैं y एक्सिस में कितना होगा भैया। y एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये आपका डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की बात करेंगे। अब मैंने कहा यार ये जो आपने एक एलिमेंट लिया इसके जस्ट ऑपोजिट का अगर मैं एलिमेंट पकड़ूं तो वो ये वाला होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी क्या मैं बोल सकता हूं वो कुछ इस प्रकार का डी रहा होगा, सच दैट ये एंगल भी थीटा है। इसको जब मैं कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो ये ऊपर देख रहे हो डी साइन थीटा आ गया, क्या आप देख रहे हो ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा कट जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी ऑपोजिट एलिमेंट्स होने वाले हैं रिंग के, जितने भी ऑपोजिट एलिमेंट्स होने वाले हैं रिंग के, ये सब एक दूसरे का वाई एक्सिस काट देंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं ई वाई 0 हो गया। तो बहुत बढ़िया, तो ई वाई 0 है तो जो आपका ई एक्स है वही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये चीज हमें यहां पे समझ में आ गई, राइट। अब हम पढ़ रहे होंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और अगर आप इधर देखोगे इससे 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10 तक हर साल एक एक प्रश्न आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन डेप्थ इन डिटेल यार इसके अंदर हम जा रहे होंगे। तो सबसे पहले यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमने यार बेसिक कुछ चीजें तो अभी तक पढ़ी ली हैं कि जैसे अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और उससे r डिस्टेंस दूर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी है, KQ/r²। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी पीछे तक, और हमें इतना भी आइडिया हो चुका है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होती है। अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा होता है। यस और नो भैया, इसका आइडिया कैसे लगता है हमें। मान लो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा,
इसके अगर मैं एक यूनिट चार्ज लिखता हूं, कोई भी यूनिट चार्ज बोल सकते हैं, कुछ किताबों में इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यहां मैंने छोटा सा चार्ज रखा, तो क्या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपेल होगा। तो ये जो 1 यूनिट का चार्ज है इसके ऊपर इस राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर अवे फ्रॉम चार्ज, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है हमारी। सिमिलरली -q के केस में अगर मैं एक 1 यूनिट का चार्ज यहां पर रखता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जनाब ये अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि 1 अपने आप में पॉजिटिव है, -q नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, राइट। ये हमें थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही है। अब यार लोगों ने क्या कहा कि यार इस चीज का क्यों ना हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दें, जैसे मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट की आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई देती, सिर्फ हमें मैग्नेट इतना सा दिखता है, उसके अराउंड जो फील्ड है नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से जो चार्ज बॉडी है आपकी, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते, तो क्यों ना उन्हें रिप्रेजेंट कर दें, जिससे कि पेपर में हम पढ़ रहे हों, किताबों में पढ़ रहे हों, रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो आसानी हो जाए हमारे समझने के लिए। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से किया गया है कि जब भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ जो एरो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी किसी भी केस में। जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज के केस में मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ आपको एरो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। तो ये सारी की सारी आपकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। यहां पर यार एक चीज आप नोटिस करोगे, जैसे कि हम सूर्य के पास होते हैं, सन के पास होते हैं, तो गर्मी ज्यादा लगेगी, जल भी सकते हैं। दूर अर्थ तक जाते हैं तो लिवेबल कंडीशन होती है, और मैं प्लूटो तक भाग गया तो एकदम ठंडा पड़ जाता है। उसी प्रकार से चार्ज के जो पास का ये वाला रीजन है, यहां पर तो यार इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई दूसरा मैं यूनिट चार्ज यहां पे 1 यूनिट का लाता हूं, तो इसके ऊपर काफी अच्छा फोर्स वो लगाएगा, अच्छे मैग्नीट्यूड का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे R की वैल्यू बहुत छोटी है, और F हमारा जो फोर्स होता है हमें पता दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वैसे ही मैं अगर दूर जाता जाऊंगा तो इसका प्रभाव कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, यार हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी अंदर की तरफ आ रही होती हैं, तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं कि एरोज हैं आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो सारी की सारी आपके इसके अंदर घुस रही हैं। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ट्स होती हैं। रेडियली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जब भी वो एक पॉजिटिव सोर्स में से निकल रही होंगी वो 90 डिग्री पे निकलेंगी। 90 डिग्री पे क्यों निकलती हैं? ये बेसिकली यार आपका इक्विपोटेंशियल सर्विस जब हम पढ़ रहे होंगे तब आपको और अच्छे से हम समझा भी रहे होंगे। अभी के लिए एज अ प्रॉपर्टी आप इसे समझ सकते हैं कि हाँ जी ये 90 डिग्री पे निकल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। हमने डायरेक्शन तो बता दी, ठीक है, कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम एरो से बता रहे होंगे। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताएं कि एक छोटा चार्ज है या फिर एक बड़ा चार्ज है? तो अगर यार हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइन, भाई कितनी ज्यादा आप लाइन बनाते हो उतना ज्यादा बड़ा उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 4 लाइन बनाई, मतलब +q एक छोटा चार्ज है। इधर ये जो q है इसको कैपिटल Q लिख देना चाहिए था मुझे, इसमें से मैंने बहुत सारी लाइनें निकाल दी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाते हो उतना बड़ा आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे यहां पे कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आप लाइन बनाते हो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जब भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से तो बाहर निकलेंगी, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, नेगेटिव चार्ज पर लैंड करेंगी। तो अगर मैंने कल को एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरुआत तो होगी पॉजिटिव चार्ज से, निकलेगी और फिर टर्मिनेट करेगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये हमें बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। क्लोज लूप इन द सेंस कि मैंने दोबारा ये पॉजिटिव लिया चार्ज, एक इधर, इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज लिया। अब ऊपर वाले केस में मैंने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी, पर असलियत में तो बहुत सारी हैं, तो मैंने अच्छे से अगर इसका पिक्टोरियल बनाया तो मैंने कहा ओके देखो, पॉजिटिव से शुरुआत हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, पॉजिटिव से शुरुआत हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, पॉजिटिव से शुरुआत हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, पॉजिटिव से शुरुआत हुई, आगे जाए जा रही है, कुछ बड़ा लूप बना के आएगी। ये इस तरफ इन्फिनिटी पे चली गई, ये इस तरफ इन्फिनिटी पे चल गई। क्या आपको दिख रहा है? कोई भी अकेली एक लाइन क्लोज लूप नहीं बना रही। ये गई और इस तरफ टर्मिनेट हो गई, ये वापस नहीं आ रही है। तो कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
आप जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही होती है, जस्ट एक एडिशन, जो मैग्नेट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप बनाती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना रही होती है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लो ये Q1 चार्ज है, इधर एक Q2 चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस प्रकार से कुछ बता रखी है कि ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे इसके अंदर एंटर हो रही हैं। आपसे पूछा है Q1/Q2 कितना है, कैसे निकाले? मैंने कहा यार आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी लाइनें बना रखी हैं, इसमें से कितनी लाइन निकली हैं, 1 2 3 4, तो मैंने कहा Q1 तो लिख देंगे हम 4, और Q2 के अंदर कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q1/Q2 इज इक्वल टू 1/2? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे यूं मत सोचना कि यार Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, विच मीन्स कि Q2 अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज रहा होगा, Q1 अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं Q1/Q2 का रेशियो निकालूं तो 4/8, पर साथ में एक नेगेटिव साइन भी आ रहा होगा, तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं दिस इज 1/2। तो अगर वो मुझसे पूछते इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तब तो हम नेगेटिव साइन को नजरअंदाज कर देते, सीधा +1/2 लिखते। अब इसने पूछा है Q1/Q2 कितना होगा, तो ये बेसिकली +4 है और नीचे -8 है, तो ये -1/2 हो गया। आई गेस हमें ये बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। सिमिलरली डेंसिटी देखनी है आपको हर जगह। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y, एक पॉइंट है z, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई गई है। दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपसे पूछा है किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मैं बोल सकता हूं यार x पॉइंट के पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली जा रही है, बेसिकली यहां की डेंसिटी ज्यादा है, y के तो पास देखो ज्यादा डेंसिटी है ही नहीं, इसकी तो दोनों लाइनें इतनी दूर दूर से जा रही हैं, x के केस में इतने पास पास से जा रहे हैं, तो x ज्यादा डेंस एरिया है, डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगी। तो हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट x जो है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट y। सिमिलरली अगर मैं z पॉइंट पे भी देखूंगा, इधर भी आपकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर मैं y देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट y। आई होप हमें ये चीज समझ में बेसिक सी आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट यार वही चीज कि फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हो, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे निकलेंगी। तो ये तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात कर दी, किसकी बात कर दी, एक पॉइंट चार्ज की बात कर दी। पर मान लो अगर मेरे पास इनफैक्ट एक कंडक्टर भी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक, तो उसके केस में भी परपेंडिकुलरली जाती हो। मैं थोड़ा सा आगे अगर आपको जाके दिखाऊं, ये रही आपकी वो प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि मान लो मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो परपेंडिकुलरली निकल रही होंगी, ऐसे वो परपेंडिकुलरली निकलेंगी, वो परपेंडिकुलरली निकलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक मेटालिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और उसमें से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं कुछ एंगल थीटा पे, ये गलत हो जाएगा। दे ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही होती हैं। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कि मान लो मेरा पहला चार्ज है Q1, मेरा दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों को कौन सी लाइन जोड़ रही है, क्या मैं बोल सकता हूं ये डॉटेड लाइन इनको जोड़ रही है। तो इस डॉटेड लाइन की ऊपर की और नीचे की दोनों सिमेट्रिक होंगे एक दूसरे के, समझ में आ रहा है। जैसे अगर ये ऐसे गया है तो नीचे भी एक ऐसे जा रहा होगा, अगर यहां से एक ऐसे निकलता है तो नीचे से भी एक सिमिलरली निकल रहा होगा, अगर इधर से एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो इधर नीचे की तरफ भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी। चीज समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ जी आ गई है। अब एक और छोटी सी चीज, वैसे बोर्ड के हिसाब से यार ये चीज जरूरी नहीं है, पर क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं, दिख रहा है हमें कि स्ट्रेंथ ऑफ Q1 है वो Q2 से छोटा चार्ज है। बेसिकली Q1 एक छोटा चार्ज है, Q2 एक बड़ा चार्ज है। पहली नजर में देखोगे नहीं दिखेगा, समझने की कोशिश करते कैसे देख पा रहे हम। मैंने कहा क्या मैं इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना सकता हूं, यहाँ पे बना दिया। सिमिलरली ये जो नीचे वाली निकल रही है इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, बना दिया। सिमिलरली Q2 पे आप देख रहे होगे ये जो घुस रही है इसको मैंने ऐसे बना दिया, यस, और यहां से ये जो एंटर कर रही है इसको मैंने ऐसे बना दिया, हाँ जी। अब आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं और ये वाला एंगल एक छोटा कुछ भी बीटा आप मान लो, तो ये जो अल्फा है ये रहा एंड बीटा ये रहा, क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा जो एंगल है वो ग्रेटर देन बीटा है, यस। अब अगर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल बीटा है और वो छोटा एंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी,
बीटा 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 करके ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। वहीं पे अल्फा अगर एंगल ज्यादा है तो इधर कम होंगी, एक हो गई, एक और हो गई, इन सब के बीच में अल्फा 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 एंगल होगा। और हमें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि यार ये जो Q2 है ये बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू मेरा Q1। आई होप हमें यार ये चीजें बेसिक क्लियर हो रही हैं। फिर यार आपका एक और होता है कि मान लियो मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पूरी मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसी भी बना दी मैंने ऐसी। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूं, ए पॉइंट ले लो, कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हो आप, और उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये समझ में आई? तो टेंजेंट ड्रॉन, डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट ए के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, तो दैट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस ए के पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो मुझे पता चल जाता है। सिमिलरली बी पॉइंट पे मुझे जानना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, बस एक टेंजेंट बना दूंगा इधर और मुझे नेट डायरेक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली सी पॉइंट पे जानना है, मैं दोबारा एक टेंजेंट बना दूंगा। आई होप हमें ये चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सब टॉपिक इसी का, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, क्यों नहीं करती। अब मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यार ये बना दी E1, और मैंने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी विच इज नथिंग बट दिस E2। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं इस ए पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। अब अगर मैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग बनाऊं तो क्या आपको दिख रही है, एक टेंजेंट तो E1 के साथ बन जाएगी और एक टेंजेंट E2 के साथ बन जाएगी। अब यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना, दो नहीं हो सकती। चीज समझ में आई? तो क्योंकि टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर इसके अलॉन्ग एक टेंजेंट, E2 के अलॉन्ग दूसरी टेंजेंट बन सकती है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको बताना भी होता है। ये सारी चीज है ना यार, नोट्स में मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो। टू फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। जैसे आप यहाँ के इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास में बहुत छोटे से एक रीजन में है, तो इधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है। वहीं पे यहाँ पे गैप ज़्यादा बढ़ गया है, फील्ड लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है गैप बढ़ गया है, तो इधर आपकी वीक फील्ड है। वही सेम फंडा बता रखा है नोट्स के अंदर, आपको एग्जैक्ट वही चीज़ पढ़नी है। इधर समझाने के लिए मैंने एक दो एग्जाम्पल थोड़े एक्स्ट्रा ले रखे हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न यार जैसे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ भी मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब हमने तो पढ़ा था कि यार पॉजिटिव चार्ज में से तो बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब दूसरा भी पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा इसमें से भी बाहर ही निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी। अब ये जो मैंने डॉटेड वाली ब्लैक लाइन बनाई है, क्या आप इसे देख रहे हो? इसको अगर मैं खींच दूं और सिमिलरली दूसरे वाले से भी मैं खींचूंगा तो ये मेरा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, और कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं हो सकता, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो होगा क्या यार, पहले वाले चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, बजाय ऐसा सीधा जाने के, ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है, बजाय यहां से ऐसे सीधा आने के, ऐसे नहीं जाएगी, अब ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और ये दोनों एसिम्पटोट बन जाएंगी, कभी भी एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। सिमिलरली नीचे की तरफ भी आप देखोगे, ये ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई, ये दूसरी वाली भी ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गई, ये कभी भी आगे इनफाइनाइट पे भी मीट नहीं कर रही होंगी एक दूसरे से, राइट। तो हमने जब दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही होंगी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये हमने देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। हाँ जी, ये हमें पता चल गया था। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं यार? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है मैंने सारी की सारी, अब इन सबके बीच में आप देख रहे हो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो जब इक्वली गैप्ड होती हैं और साथ में वो पैरेलल होती हैं तो उन्हें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे बोलते हैं? जब ना तो वो पैरेलल होती हैं
ना जो इनके बीच में गैप होता है वो बराबर होता है, तब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। आई होप हमें ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आ रही थी और उनके सामने आप एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हो, तो क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर से तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं, इसके अंदर से तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं, तो ऐसे में तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ये देखो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रही है ना, एक तो ओरिजिनल काली वाली और एक जो मैं हाईलाइट वाली बना रहा हूं, ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट विल हैपन, होगा क्या यार कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जाने वाली थी, अब ये सीधी नहीं जाएगी, ये मुड़ जाएगी, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें से भी जो आ रही होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का भी बनाना चाहूं तो वो इस प्रकार से बन रही होंगी, ठीक है, इस तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो। ये सामने से आई, पॉजिटिव चार्ज इसने देखा, ये दूर भाग गई। चीज समझ में आई? तो ये जो एक्सटर्नल है, ये वाली दोनों जो मैंने बनाई हैं पहली एंड दूसरी, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेंड हो जाएंगी बाहर की तरफ। वहीं पे अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर ले रहा होता है, ये ओरिजिनेट नहीं करता, ये तो टर्मिनेट करता है। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, नेगेटिव चार्ज देखा, वो दोनों की दोनों उसके अंदर चली गई। तो फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस होती हैं, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती हैं या कैसे भी आपकी फील्ड लाइंस हैं, द रिपेल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पर वहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज दिख गया तो उसके अंदर घुस जाएंगी वो, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया। ये एनसीईआरटीज क्या हिसाब से यार अगर देखें तो जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है, पर आपकी फिर भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार का आया, अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन आया 2019 के अंदर। इधर इन्होंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया विच इज़ -Q। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी है। प्लेट क्या है, बेसिकली प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट रख दी है, प्लेट रख दी है एक तरह से, आप यूँ समझ लो। और आपसे पूछा है कि भाई ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इसकी बनाओ, किस प्रकार से बनाएं। मैंने कहा बनाने का प्रयत्न करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार आपने नेगेटिव चार्ज लिया है, ठीक है, -Q चार्ज लिया है, तो ये रहा मेरा -Q चार्ज, और इधर आपने एक प्लेट ले ली। मैंने कहा ओके ये आपकी प्लेट हो गई, थोड़ी सी बन जाए, ये हमारी प्लेट हो गई। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या मैं बोल सकता हूं, ये प्लेट अपने आप में पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, पर क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर लेगी। और ये हमें पता है ना यार, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन इकट्ठा हो गए, असलियत में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर भाग गए, वो दूसरी तरफ भाग गए। तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज भाग गए तो लेफ्ट साइड आपकी रिलेटिवली क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ यार दूसरी साइड है वो रिलेटिवली थोड़ी, ऐसे मैं नेगेटिव साइन से डिपिक्ट कर देता हूँ। अब होता क्या है, हमें पता है क्या कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव एंड से तो ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट करती हैं। तो प्लेट से ओरिजिनेट हुई और चार्ज में टर्मिनेट कर गई, प्लेट से ओरिजिनेट हुई चार्ज में टर्मिनेट कर गई, प्लेट से ओरिजिनेट हुई चार्ज में टर्मिनेट कर गई, प्लेट से ओरिजिनेट हुई चार्ज में टर्मिनेट कर गई, ठीक है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब आप में से कितने लोगों को वाइब आ रही है कि ये सारी की सारी 90 डिग्री पे शुरुआत हो रही है, मतलब दे रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं प्लेट में से, कि शुरुआत में ओरिजिनेट 90 डिग्री पे हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके मुड़ रही हैं क्योंकि उन्हें टर्मिनेट करना है। तो दूसरे एंड पे क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा राइट वाली साइड में जहाँ पे आपके नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रखे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव में तो टर्मिनेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इसके अंदर ऐसे घुसेंगी, इस प्रकार से इनफाइनाइट से आएंगी और प्लेट के अंदर घुस रही होंगी। और कैसे घुसेंगी, परपेंडिकुलरली घुसेंगी, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी कंडक्टर होता है उसमें से निकलती भी परपेंडिकुलरली है, घुसती भी परपेंडिकुलरली है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, आप अपने पेपर में स्केल से डायग्राम प्रॉपर अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे तो यही आपका यार यहाँ पे डायग्राम बन रखा है। आई होप हमें थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई भी डेफिनेशन अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। डाइपोल मतलब दो पोल, जैसे मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो जब मैं दो चार्जेस ले लेता हूं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है, व्हेन दे आर केप्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो उस चीज को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपके नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यार आपका डाइपोल मोमेंट होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पी सिंबल के साथ। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, कि ये जो डाइपोल है इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो नापता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से, P इज इक्वल टू जो भी चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो भी उनके बीच में लेंथ है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक डाइपोल है जहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस 2L है, तो इसका जो डाइपोल स्ट्रेंथ होगा दैट P विल बी इक्वल टू जो भी चार्ज है इनटू बीच का जो लेंथ है आपका, ठीक है। तो दिस बिकम्स Q इंटू 2L। भैया ये 2L क्यों लिखते हैं, इसको L ही क्यों नहीं लिख देते, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अभी आप आगे देख रहे होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी सिनेरियो में हम इसे बीच में से तोड़ते हैं जब हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो 2L होता है तो इस तरफ भी L बच जाता है, इस तरफ भी L बच जाता है। अभी आप नेक्स्ट पेज में देख रहे होंगे। द डायरेक्शन इज अलोंग डाइपोल एक्सिस। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड तो आपका इतने के बराबर होता है विच इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, जो भी इन दोनों चार्जेस के बीच में है। और जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। क्या ये चीज हमें बेसिक समझ में आ गई। अब हमारा यार ये पहला प्रश्न आता है जो कि 2019, 18, 17, 16, 15, 11 में पूछा गया है। रट के जानी है ये डेफिनेशन, पूरा अच्छे से अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल मतलब वही कि यार एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो मैंने सिस्टम बनाया है इसकी वजह से अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो किस प्रकार से निकालूं। और मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान हो गया, अगर हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए निकाल सकते हैं तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा मान लो ये रहा आपका डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, ये रहा आपका डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है। क्या मैं बोल सकता हूं मान लो मुझे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट P पे एक 1 यूनिट चार्ज मान लूं कि इधर मान लो एक 1 यूनिट चार्ज है। मैंने कहा ग्रेट। अब मैं क्या करने वाला हूं यार, ये वाला जो Q है इसकी वजह से मैं निकालूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है और उसको मैं बोल दूंगा E1। क्या मैं बोल सकता हूं Q अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज भी अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, इसलिए पॉइंट P पे E1 आपका इस राइट डायरेक्शन में होगा। मैंने कहा ये समझ में आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव Q को देखूं, माइनस Q को देखूं, अब ये माइनस Q की वजह से भी क्या मैं बोल सकता हूं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ेगी, पर माइनस Q एंड +1 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लेफ्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। तो पॉजिटिव वाले की वजह से तो E1 राइट में पड़ा, नेगेटिव वाले की वजह से E2 लेफ्ट में पड़ा, और इन दोनों को जब मैं काट रहा हूंगा तो शायद मुझे अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी जो कि मुझे निकालनी है इस प्रश्न के अंदर। अब क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। तो क्या आप यहां पे मुझे ये बता सकते हैं यार ये R कैसे निकाले हम। मैंने कहा यार R आपका ये वाला जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P का डिस्टेंस है इस डाइपोल लेंथ के बीच तक का। ये जो डाइपोल पूरा है इसका बीच का जो पॉइंट है यहां से इस पॉइंट P तक की जो लेंथ है ये आपकी R है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये Q कितना दूर होगा। मैंने कहा इफ दिस इज 2L देन दिस बिकम्स L, दिस बिकम्स L। तो ये वाली लेंथ आपकी बन जाएगी R - L एंड ये वाली लेंथ आपकी बन जाएगी R + L। तो जब मैं E1 निकालूंगा क्या मैं बोल सकता हूं E1 इज इक्वल टू KQ/R - L का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। यस। E2 की अगर मैं बात करूं तो ये सिमिलरली मेरा क्या हो जाएगा K - Q, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि यूनिट चार्ज है आगे, अपॉन R + L का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हम वेक्टर सम कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया इस तरफ तो E1 लगा है, इस तरफ आपका E2 लगा है, तो E1 - E2 कीजिए ना। मैंने कहा नहीं, E1 आपका ये वेक्टर है, E2 अपने आप में एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। हाँ या ना, चीज समझ में आ रही। मैंने कहा यस।
जैसे देख रहे हो ना E2 में अपने आप आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है। मैंने कहा E1 प्लस E2 अगर हम देखेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ KQ आपका यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है, KQ को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये दोनों में KQ था, इसको मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, जिसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर मैंने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। अब इसको जब मैं खोलूंगा क्या आपको दिख रहा है, इधर आर स्क्वायर मिलेगा प्लस एल स्क्वायर मिलेगा प्लस 2RL मिलेगा, इधर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL मिल रहा होगा। तो ये दोनों अपने आप में कट जाएंगे, सिर्फ 2RL बचेगा विच विल गिव यू 4RL। अब ये जो 4RL है, ठीक है, मैंने कहा ओके इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस 4 को मैं तोड़ने वाला हूं 2 into 2 के अंदर, और जैसे ही मैं ये करूंगा क्या मैं लिख सकता हूं, K तो मेरे पास पहले से था, Q into 2L, 2L यहां पे है, एक 2 मैंने यहां से ले लिया। अब क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि Q into 2L क्या होता है, मेरा डाइपोल मोमेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q into 2L। तो मैंने कहा ओके ये एक 2 फालतू आ गया मेरे पास एक्स्ट्रा, और तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2KPR अपॉन R की पावर 4। ये R की पावर 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यार ये L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। जो दो मेरे डाइपोल हैं माइनस Q एंड प्लस Q, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है। दिस L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ये जो पॉइंट P मेरा यहाँ पे है, दिस R है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया कि इस वाले को 0 मान लो, इस वाले को 0 मान लो, तो बेसिकली नीचे मेरे को R की पावर 4 मिल गया। ये ऊपर जो एक R है, अब इस R की पावर 4 से कटेगा तो नीचे सिर्फ R की पावर 3 बच जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो गया, 2kp अपॉन R3। आई होप हमारी ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली यार अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, ये अलग अलग पोजीशंस पे निकाल सकते हैं। जैसे कि यार एक डाइपोल है, ये इसको हम बोलते हैं इसकी एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। कि मान लो आपका ये डाइपोल था माइनस Q, ये प्लस Q, और इसी की लाइन के अंदर आपने किसी रैंडम पॉइंट A पे पूछ लिया, तो इसको हम बोलते हैं इसकी एक्सियल पोजीशन। अब इसी में एक सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब कि ये आपका डाइपोल था प्लस Q माइनस Q, और इसके बीच पे अगर मैं एक बाइसेक्टर मारूं तो इस बाइसेक्टर से d डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो आपको बतानी है। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आया है। तो मैंने कहा नेक्स्ट पेज के अंदर चलते हैं। ये मैंने अपना डाइपोल का पॉजिटिव एंड मान लिया, ये मैंने अपने डाइपोल का नेगेटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में वही डिस्टेंस आपका 2L आपको दे रखा है, ग्रेट। अब ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है बीच वाला, यहां से परपेंडिकुलरली अगर मैं d डिस्टेंस ऊपर जाता हूं, हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो पॉइंट है इधर बताओ भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैंने कहा निकालना स्टार्ट कर देंगे, बड़ा आसान है, 2 पॉइंट चार्ज आपको दे रखे हैं, इन दोनों की वजह से निकालना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाले को देखूं तो सबसे पहले क्या मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, मुझे इधर एक 1 यूनिट चार्ज मानना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी 1 यूनिट चार्ज मानना पड़ेगा। अब 1 यूनिट भी एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपेल होना चाहिए। रिपेल होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ टक 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 टक, ये इनकी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये E रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, दूर फेंक रहा होगा। ये जो 1 यूनिट है इसे दूर कर रहा होगा, तो E की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। सिमिलरली माइनस Q वाले चार्ज की तरफ जब मैं देखूंगा तो माइनस Q एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे तो हमने 1 यूनिट मान रखा है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। तो मैंने कहा ओके यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गई। अब मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो अकॉर्डिंगली क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। देख लो ये सेम ही कॉर्नर आपके आ रहे हैं, दिस सेम दे बोथ एंगल आर थीटा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इनके कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट इन द सेंस जैसे ही इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा आप में से कितनों को लग रहा है ये तो e cos थीटा हो गया। सिमिलरली नीचे वाले का भी जब मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो मुझे एक और e cos थीटा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो x एक्सिस में तो हमारे पास समान है, पर जैसे ही मैं y एक्सिस में देखूंगा तो आप देख रहे होगे ऊपर मेरे को e sin थीटा मिल रहा है, और नीचे है वो भी मेरे को e sin थीटा ही मिल रहा है। अब ये जो e sin थीटा है ये एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो y एक्सिस है उधर तो मेरा EY इक्वल टू 0 आएगा, राइट। एंड जो x एक्सिस है, x एक्सिस के अंदर मेरा जो नेट EX होगा दैट विल बी e cos थीटा प्लस e cos थीटा 2e cos थीटा। अब ये e का तो मेरे को फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये क्या है, ये बेसिकली एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही तो है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या है मेरा Q। अब अगर ये डिस्टेंस मेरा D है एंड ये छोटा सा डिस्टेंस आधा वाला मेरा L है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो कि मेरा यहाँ पे R की तरह एक्ट कर रहा है। तो 2 तो मेरा एज इट इज आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर विच इज आपका L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया इस सिनेरियो में। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैंने कहा थीटा ये एंगल है, तो बेस तो हो गया मेरा L और ये हो गया अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वही मैंने वहां पे लिखा है L अपॉन अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे तो यार पावर 3/2 हो गई जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ऊपर मेरे पास Q इंटू 2L मिल गया। अब ये Q इंटू 2L कितनों को दिखने लग गया कि अरे यार ये तो मेरा डाइपोल मोमेंट है, तो KP अपॉन अब L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ यार ये जो D है दिस इज वेरी, ये जो D है दिस इज वेरी 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 बिग एज कंपेयर टू L, कि यार इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये अप्रोक्सीमेशन जैसे ही हमने लिया, असलियत में भी वैसे ही बड़ा यार, अब कॉपी में तो हम बना नहीं सकते वरना सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, D इज वेरी वेरी बिगर देन L। ये अप्रोक्सीमेशन मारते ही ये चीज़ मेरी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो आपका सिर्फ D स्क्वायर की पावर 3/2 बचा, तो 2 2 कट गया, तो बेसिकली D क्यूब बचा, तो KP अपॉन D क्यूब आपका EX आ गया। EY आपका 0 था ही, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई, KP अपॉन D क्यूब। तो हमने अपनी एक्चुअल पोजीशन में निकाल ली। एक्चुअल पोजीशन समझ में आ गई यार, जैसे ही अगर ये डाइपोल है तो एक्चुअल पोजीशन हो गई इस वाली लाइन के ऊपर जो है, सॉरी मैं हाईलाइटर से दिखा देता हूं, इस वाली लाइन के ऊपर जो है उसको एक्चुअल पोजीशन बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर है उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। मैंने कहा ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब मान लो यार यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, और ये पैरेलल चल रही है। ठीक है, एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब इस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही मैं एक चार्ज Q रखता हूँ, डाइपोल है बेसिकली, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज Q भी है आपका और इसमें नेगेटिव चार्ज Q भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉजिटिव चार्ज Q के ऊपर तो इस तरफ फोर्स लग जाएगा F इज इक्वल टू QE, यस, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। मेरे को ये भी समझ में आ गया। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या चीज क्लियर हो गई। अब आपने यार 11th क्लास में टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला वो होता है R क्रॉस F। ठीक है, और एक और चीज होती है, जब एक कोई डंडी होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मान लो ये एक रॉड है और इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लगता था और इसके ऊपर इधर से भी बराबर फोर्स लगता था F, तो इसको हम कपल बोल देते थे कि यार ये अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमने वाली है, और इसको हम कपल बोल देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा सही कुछ फंडा चल रहा है। और जब भी हम अपने कपल की यार बात करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, सपोज ऐसी सी कुछ रॉड थी एंड दिस वाज F एंड दिस वाज F, तो हमारा R क्या होता था, R होता था ये पूरा डिस्टेंस, दोनों फोर्स पॉइंट जो होते थे इनके बीच का ये पूरा डिस्टेंस R होता था। तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर इस सिनेरियो में जब हम एक डाइपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो -Q और +Q वाला पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस R है, दिस R इज इक्वल टू नथिंग बट 2L। हाँ जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। अब क्या मैं बोल सकता हूं टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता था, ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं FR साइन थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड R वेक्टर। अब यार यहां पे हम किस प्रकार से निकालें, बेसिकली ये एंगल जो है इसको हमने थीटा मान रखा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाली वर्टिकल जो हाइट है, ये जो 2L लेंथ है, इसका साइन कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, यही वाला तो हो जाएगा, ये वर्टिकल हाइट जो मैं बना रहा हूं यही तो हो जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इफ दिस लेंथ इज 2L देन दिस लेंथ इज नथिंग बट 2L साइन थीटा। वही हमने यहां पे किया, R की जगह मैंने लिख दिया 2L, साइन थीटा की जगह मैंने लिखा साइन थीटा, फोर्स की जगह मैंने लिखा QE। क्या चीज क्लियर है, फोर्स की जगह तो मैंने लिखा QE, R की जगह मैंने लिखा 2L, साइन थीटा की जगह मैंने लिखा साइन थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि Q और 2L को साथ ले लो। Q और 2L को जैसे ही साथ लूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q2L इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट P, और ये जो आपका E और साइन थीटा है इसको साथ ले लो तो आपका E साइन थीटा इस तरफ आया, तो मुझे डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा मिल गया। PE साइन थीटा को मैंने एडजस्ट कर दिया P क्रॉस E में, तो क्या मेरे पास एक नया फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, कि जो टॉर्क होता है दैट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगता है ये बता दिया है। ठीक है, अब यहां पे यार टॉर्क की बात कहां से आ रही है, क्या आपको फील आ रहा है ये जो डाइपोल है ये घूमने का प्रयत्न कर रहा है, इस पे इस तरफ QE लग रहा है, ये फोर्स इसको अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट घुमाएगा। जब भी आपको किसी भी पॉइंट का टॉर्क निकालना हो हमेशा आप ये देख लो कि जिस भी पॉइंट के अबाउट वो हिंज हो रखा है या उसका सेंटर ऑफ मास है, मान लो इधर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, आप इस फोर्स को पकड़ो और इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ घुमा दो तो वो उसकी घूमने वाली डायरेक्शन होने वाली है। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर QE राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाले पॉइंट है। तो ये जो QE है इसको इधर की तरफ घुमाओगे तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। सिमिलरली आप माइनस QE देखोगे, माइनस QE को पकड़ के आप सेंटर ऑफ मास की तरफ घुमाओगे तो देख रहे होगे ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये दोनों कपल हो गए, समझ रहे हो। ये ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, ये जो नीचे वाला माइनस Q है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये दोनों घुमाना चाहते हैं और इवेंचुअली क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस Q प्लस Q, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी। क्या आपको समझ में आ रही है। इस पोजीशन के अंदर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका थीटा है वो हो गया जीरो। अब जैसे ही थीटा जीरो हुआ हमारा जो फॉर्मूला था PE साइन थीटा, इसमें ये साइन जीरो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको केसेस भी कराए हैं कि अगर थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो मतलब कि कुछ इस प्रकार की परिस्थिति हो गई सच दैट मेरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो उस केस में मेरा PE साइन जीरो हो जाएगा। तो मेरा टॉर्क कितना हो गया, साइन जीरो इज नथिंग बट जीरो, सो कंप्लीट टॉर्क विल बी जीरो विच इज बेसिकली नथिंग बट मिनिमम टॉर्क हो गया। सिमिलरली केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 मैंने ऐसे ही रैंडम अपने केसेस कुछ बनाए हैं, ठीक है, ये आपके PYQ में भी पूछ लिए गए हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। भैया नहीं समझ में आया, एक बार समझाओ। मैंने कहा मान लो यार तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा डाइपोल मोमेंट कुछ इस प्रकार से कैसे हो सकता है, जब तुम्हारा इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज हो और इस तरफ तुम्हारा पॉजिटिव Q वाला चार्ज हो, तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे तो लगेगा फोर्स QE, इस पे लगेगा फोर्स QE, ठीक है, माइनस QE, ये माइनस QE इस प्रकार से घुमाना चाहेगा, वो प्लस QE ऐसे, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे। और आप बाय फॉर्मूला भी देखोगे तो P क्रॉस E है, P क्रॉस E करोगे तो PE साइन 90, साइन 90 मतलब +1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होगा जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही होंगी। मैंने कहा ये चीजें भी हमें समझ में आ गई। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है यार। स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे दो टाइप प्रकार की चीजें होती हैं। अगर आप किसी पहाड़ पे जाओगे तो एक तो होता है ये, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो गाड़ी बैठी है वही ये इक्विलिब्रियम पे है, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है। पर अगर मैं इसको इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा भी धक्का दे दूं, इधर गिरा दूं, तो क्या आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि भाई यार ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वहीं पे अगर मैं ऐसी कटोरी कुछ बना दूं और यहाँ पे इस डब्बे को गिरा दिया, अब इसकी मेन पोजीशन से जहाँ पे रेस्ट कर रहा है मैं इसको डब्बे को थोड़ा सा इधर भी गिराऊंगा तो क्या आपको फील आ रही है वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो ऐसी को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस पर्टिकुलर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब अटेन हो रहा होगा यार, डाइपोल के केस में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जब इनका थीटा 0 डिग्री पे होगा। तब आप देखोगे एक चीज नोटिस करो, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे केस बना के भी दिखा देता हूँ। मान लो दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q और इनका डाइपोल मोमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे है। अब अगर मैं इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिलाता हूँ मतलब इस डायरेक्शन में थोड़ा सा हिला देता हूँ, सच डैट यहाँ पे आपका प्लस Q आ जाए और यहाँ पर आपका माइनस Q आ जाए और ये डाइपोल मोमेंट कुछ इस प्रकार हो जाए, ठीक है। तो क्या आपको नोटिस, क्या आप वाइब ले पा रहे हो कि इसके ऊपर दोबारा QE ऐसे लगेगा, इसके ऊपर दोबारा माइनस QE ऐसे लगेगा। अगर एज्यूमिंग कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वापस इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वापस इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा
और ये अपनी रेड वाली पोजीशन में जाने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपने इसको ऐसे बना दिया, आप थोड़ा सा इसे धक्का दोगे ये वापस इधर आ जाएगा, आप नीचे से धक्का दोगे ये वापस इस तरफ आ जाएगा, तो देयरफॉर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया आपका। अनस्टेबल कब है? अनस्टेबल तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। अब क्या हो रहा होगा, जैसे कि एक छोटे से केस सिनेरियो से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो अब इधर आपका पॉजिटिव क्यू है, इधर आपका नेगेटिव क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा राइट की तरफ ही है। अब क्या है कि ये आपका डाइपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ हो गया। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा हिला दूं, थोड़ा सा हिला दूं मतलब ये क्यू आपका इधर आ जाए और ये माइनस क्यू आपका इस तरफ आ जाए और आपका डाइपोल मोमेंट ऐसा सा कुछ हो जाए। अब क्या आपको फील आ रही है क्यू ई किस तरफ लगेगा? ऊपर वाले पे फोर्स लगेगा राइट की तरफ, नीचे वाले पे फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। बहुत बढ़िया। अब ये जो क्यू ई है, ठीक है, ऊपर वाला ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो क्यू है ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा और वापस इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट है, मैंने इसको थोड़ा सा ही धक्का दिया तो ये पूरा घूमेगा और वापस अपनी स्टेबल पोजीशन के अंदर आ रहा होगा। दैट्स वाई इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर एज अ छोटू क्वेश्चन आ रखा है। तो आज का लेक्चर यार यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने खत्म कर दिया। पार्ट 2 अब आपका आ रहा होगा। न्यूमेरिकल्स की जो और प्रैक्टिस है, जैसे कि 1 मार्क का एमसीक्यूज हो गए, सर्टन रीजनिंग हो गई, वो पार्ट 2 के अंदर यार होगी। जैसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा फिर हम वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे सेकेंड पार्ट के अंदर ही। तो अब आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स होंगे। आपका एक मेगा शॉर्ट वीडियो हमने आज बना दिया है। तब तक के लिए जनाब, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।